जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो सेशन है वो दैट इज़ अबाउट सीक्रेट रेसिपी ऑफ अचीविंग मोर विद लेस, राइट? वो थोड़ी-सी मुझे आप बताएँगे कि इसकी एक्सपेक्टेशन क्या आपके माइंड में ये टॉपिक सुन के, पढ़ के क्या समझ आती है? इसमें क्या होना चाहिए? क्या हम इसमें बात करेंगे? व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस? Can I say something? जी, जी, श्योर, श्योर। एक तो मुझे आइडिया ये हो रहा है टॉपिक का टाइटल देख के कि एक तो हम इसके अंदर थोड़े अपने टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक को थोड़ा सकते हैं मैनेज कर सकें कि कम टाइम के अंदर हम ज़्यादा इफेक्टिवली चीज़ों को परफॉर्म कर लें। सेकेंडली ये कि स्मार्ट वर्क का जो आजकल कॉन्सेप्ट है इंस्टेड ऑफ हार्ड वर्क, कि आप स्मार्टली चीज़ों को वर्क करके तो उसके अंदर भी आप कम टाइम में या कम एफर्ट्स के साथ ज़्यादा अचीव कर लें। ये हुँ, दो चीज़ें मेरे माइंड में आ रही। ओके, गुड। जी, एनीवन एल्स? जी, उमर आप क्या कहेंगे इसके बारे में? साथ मुझे ये लग रहा है कि इट्स ऑल अबाउट सक्सेस के आप अगर जो है एफर्ट्स वगैरह थोड़ी करके ज़्यादा सक्सेस हासिल कैसे कर सकते हैं, इस तरह का कुछ स्मार्ट वर्क करके। स्मार्ट वर्क, राइट, ठीक है, ठीक है। जी, ज़हरा को मुझे मैसेज आया था, आई एम नॉट श्योर कि उसका कोई प्रॉब्लम तो नहीं है माइक का। ओके, ओके, ज़हरा इज़ नॉट एबल टू स्पीक राइट नाउ, माइक का इश्यू है। एनीवेज़ ठीक है, खलील आप बताएँ, मैं थोड़ा-सा पर्सपेक्टिव लेना चाह रहा हूँ ऑडियंस का बिफोर आई जंप इंटू द टॉपिक। यस सर। ये है कि आप स्मार्ट वर्क करके आप ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर लो, इस तरह का कुछ आ रहा है। खलील आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है थोड़ी-सी। मे बी नेटवर्क इशू। चलिए खलील के एंड पे कोई टेक्नोलॉजी का इश्यू है। एनीवेज़ हम स्टार्ट लेते हैं इस पे। अच्छा मैं सिर्फ़ एक चीज़ छोटी-सी पूछना चाहूँगा कि अचीविंग मोर विद लेस, इस फ्रेज़ को अ, सुनने के बाद आपके माइंड में कोई वन वर्ड आता है? कोई एक वर्ड जो कि इसको रिप्रेज़ेंट कर रहा हो? इसके बारे में हम अक्सर बात भी करते हैं कि जी Achieving इम्प्रूव more with less. इसको हमने इम्प्रूव करना है ऑन योर वर्क प्लेस। और नॉर्मली हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, हमारी जो अप्रेजल होता है, उसका भी बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है ये। Efficient work, I guess. एफिशिएंट वर्क, ठीक है। ये एफिशिएंसी से थोड़ा सा ऑपोजिट है, इट इज अबाउट प्रोडक्टिविटी, राइट? Productivity. प्रोडक्टिविटी, Right. जब आप प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करते हैं तो आप कहते हैं जी कि इनपुट्स कम लगे, आउटपुट्स ज्यादा मिल गई। अचीविंग मोर विद लेस, राइट? जब आपके इनपुट्स कम होंगे और आपका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो आउटपुट के हिसाब से ज्यादा आ रही है, तो आप कहेंगे यार आई हैव अचीव्ड मोर विद लेस। ठीक हो गया? तो बेसिकली हम यहाँ बात कर रहे होंगे अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के हवाले से। ये टॉपिक बेसिकली हमारा है कि हमने अपनी वर्क प्लेस पे प्रोडक्टिविटी कैसे बेहतर करनी है। लेकिन साइड बाय साइड वी आल्सो हैव टू कीप इन माइंड द मॉडर्न डे वर्क चैलेंजेस, मॉडर्न डे जो वर्क एनवायरनमेंट है, जैसे वर्क फ्रॉम होम भी है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है आजकल, ठीक है? 24/7 अवेलेबिलिटी भी एक्सपेक्ट हो रही होती है, ठीक है? टेक्नोलॉजी की वजह से यू आर ऑलवेज एक्सेसिबल टू द एम्प्लॉयर, तो आप एक डिस्कनेक्टिविटी नहीं कर सकते लाइक इट वाज डन इन द पास्ट। 9 टू 5 जॉब थी, उसके बाद घर आ गए, बाकी पे अब जो करना है नेक्स्ट डे ही करना है, तो वो चीजें अब नहीं है। तो नाउ वेज ऑफ डूइंग वर्क हैव चेंज्ड। तो इस पर्सपेक्टिव से हम इसको देखेंगे कि हमने अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कैसे करना है, कीपिंग इन व्यू मॉडर्न डे थेरीज एंड मॉडर्न डे फिनोमिना। ओके, सो मूव करते हैं। जी, मैं आपसे, आप स्क्रीन पे एक देख रहे हैं जी, एक लेफ्ट साइड पे आ रहा है जी कि स्टिल मैनेजिंग टाइम, एंड ऑन राइट साइड इट्स रिन्यू योर एनर्जी एंड ऑर्गेनाइज योरसेल्फ इंस्टेड। सो बेसिकली एक पैराडाइम शिफ्ट आ चुका है। हिस्टोरिकली जो है वो बात की जाती थी टाइम मैनेजमेंट पे, और हिस्टोरिकली जो है वो आप बात करते थे जी आपने स्ट्रेटेजिकली टाइम मैनेज करना है, टाइम मैनेजमेंट की ट्रेनिंग्स कराई जाती थी। लेकिन
अब जो है वो एक पैराडाइम शिफ्ट आ चुका है इसमें। अब लोग टाइम के बारे में बात नहीं करते कि ये टाइम को मैनेज करना है, बिकॉज टाइम को मैनेज करना बड़ा मुश्किल है। रीजन बीइंग के टाइम तो चल रहा है, आप उसको रोक नहीं सकते, ठीक है। उसको उसको मैं उसके मुताबिक उसको मैनेज मैनेज करना भी एक 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 पुरानी सी बात है, ठीक है। अब जो बात आती है वो कहते हैं यार कि आप टाइम को मैनेज करने की बजाय अपने आप को मैनेज करें भाई। अगर आप अपने आप को मैनेज कर लेंगे तो आप टाइम भी इंडायरेक्टली मैनेज कर लेंगे, ठीक है। लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपने अपने आप को मैनेज करना है। और अपने आप को मैनेज करने से पहले बात आती है जी कि आप जब तक अपनी एनर्जी मैनेज नहीं करेंगे, आप अपने आप को मैनेज नहीं कर सकते। तो अब जो नया मॉडल आया है वो ये है कि जी इंस्टेड ऑफ मैनेजिंग टाइम, मैनेज योर एनर्जी एंड ऑर्गेनाइज योरसेल्फ। तो अगर आप ये चीज कर अचीव कर लेते हैं ना, तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है दैट विल बी स्काई रॉकेटिंग, ठीक है। इस वो बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाएगी, बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। तो आज का मेरा जो कह लें कि जो टॉपिक है, जो मेरी डिस्कशंस हैं, दैट वुड बेसिकली रिवॉल्व अराउंड renewing your energy at workplace and how to organize yourself at workplace। अगर हम ये दो काम अचीव कर लेते हैं ना, तो इंशाल्लाह हम अपनी प्रोडक्टिविटी को बहुत ज्यादा बेहतर कर सकेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं जी कि हम आई विल स्टार्ट विद द मैनेजिंग एनर्जी एट वर्क प्लेस। सो बिफोर वी टॉक अबाउट एनर्जी, हमने थोड़ा सा फर्दर इन डेप्थ जाना पड़ेगा अपने आप के कि यार हम इंसान बेसिकली हमारी अपनी पर्सनल बाउंड्रीज क्या हैं, राइट। बिकॉज नाउ वी आर गोइंग टू टच अ वेरी कॉम्प्लेक्स टॉपिक। प्रोडक्टिविटी एक बड़ा मुश्किल टॉपिक है, रीजन बीइंग कि हर इंसान मुख्तलिफ है। हर इंसान के चैलेंजेस, हर इंसान का स्ट्रेस लेवल, हर इंसान की जो जेनेटिक्स हैं, उसकी बॉडी की केमिस्ट्री है, फैमिली बैकग्राउंड है, रिसोर्सेज हैं उसके, वो डिफरेंट हैं, राइट। तो प्रोडक्टिविटी को फिर वो किस तरह हर बंदा तो अपने लिहाज से मैनेज करेगा ना, तो हम किस तरीके से इसको जनरलाइज कर सकते हैं, एक इस टॉपिक को आसान करके कैसे समझा सकते हैं। तो उसमें पहली चीज ये है कि जी आपने सबसे पहले अपने आप को भी 4 हिस्सों में डिवाइड करना है। अपनी 4 बाउंड्रीज डिसाइड करनी है आपने, ठीक है। और हम उन मॉडल्स के हिसाब से, उन बाउंड्रीज के हिसाब से अपने आप को सोचेंगे और अपने बारे में फैसले करेंगे, डिसीजंस करेंगे। The very first boundary is your physical boundary, your physical self, right। इसके अंदर आपका अपना टाइम आता है, आपकी अपनी एनर्जी आती है, ठीक है। आप क्या खाना ले रहे हैं, आपकी न्यूट्रिशन कैसी है, स्लीप कितनी कैसी है आपकी, एक्सरसाइज कर रहे हैं नहीं कर रहे, आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, आपके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, ठीक है। इसके अंदर हम मोस्टली इस तरह की बातें कर रहे होंगे। आपका जो है वो कह लें कि कहाँ रहते हैं आप, आपका जो फैमिली स्ट्रक्चर क्या है, कितने सिबलिंग्स हैं आप, कितनी सपोर्ट है आपको फैमिली से। तो ये आपके आपके पास जो है वो फिजिकल पोजेशंस कितनी है, कितने फाइनेंशियल एसेट्स हैं, तो ये सब चीजें जो है वो इस फिजिकल के अंदर आ रहे होंगे, ठीक है। तो आपकी ये एक फिजिकल बाउंड्री है जिसको आपने कंसिडर करना है हमेशा, राइट। दिस वाज द स्टेप 1। देन हमारे पास नेक्स्ट थिंग है जी इमोशनल बाउंड्री। इमोशनल बाउंड्री क्या चीज है जी, इसके अंदर आपके अपने इमोशंस हैं, आपकी अपनी फीलिंग्स हैं, राइट। कि आपको जो रिलेशनशिप्स हैं वो बेसिकली रिलेशनशिप से इमोशंस आते हैं ना। तो आपके जो है वो आपका अपने साथ रिलेशनशिप कैसा है, आपका दूसरों के साथ रिलेशनशिप कैसा है, ठीक है। और आप अपने आप को रेगुलेट किस तरह कर रहे हैं डिफरेंट सिनेरियोज में, आप कितनी जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में है या आप इमोशंस के कंट्रोल में है। तो ये एक अलग बाउंड्री है। जो बाउंड्री हम अक्सर जो है वो बात करते हैं कि व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट सेल्फ, तो उसमें एक डायमेंशन जो है वो इमोशनल डायमेंशन आती है। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी मेंटल बाउंड्री, कि हर इंसान का एक माइंड है, जिस माइंड उस माइंड के हिसाब से वो सोचता है, वो उस माइंड के हिसाब से वो दूसरों के बारे में बात करता है, ठीक है। उसी के हवाले से वो दूसरों की रिस्पेक्ट करता है और रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट करता है अगेंस्ट दैट, राइट। और इसी तरीके से हमारा जो माइंड है वो इर्द गिर्द की जो हमारी बॉडी है, इर्द गिर्द की जो एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन लेता है, उसको कंज्यूम करता है, राइट। हम फेसबुक पे टाइम स्पेंड करते हैं, फेसबुक से इंफॉर्मेशन लेते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन हम कंज्यूम कर लेते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन हम छोड़ देते हैं।
तो ये हमारा जो मेंटल बाउंड्री है, हम अपने माइंड को कैसे यूज करते हैं, बिकॉज माइंड इन इट सेल्फ एक रिसोर्स है ना, हमारे पास बड़ा स्ट्रॉन्ग रिसोर्स है। जैसे आइंस्टाइन का एक माइंड था, उसने अपने माइंड को यूज करके डिफरेंट थेरीज, डिफरेंट जो है वो जो साइंटिफिक डेवलपमेंट्स की। तो माइंड की अपनी एक बाउंड्री है, और हर बंदे का माइंड जो है ना वो उसके हिसाब से वो उसको लेकर चल रहा होता है। और माइंड ही आपको मतलब आप अपनी बॉडी में अगर आप देखें तो आपका एक माइंड एक इम्पॉर्टेंट एसेट है। जैसे हम माइंड सेट की बात करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि माइंड एक इन इट सेल्फ एक एंटिटी है आपकी बॉडी में। एंड द नेक्स्ट थिंग इज योर स्पिरिचुअल बाउंड्री। स्पिरिचुअल बाउंड्री में आपकी बिलीव्स आएंगे, आपके वैल्यूज आएंगे, राइट? कि आपकी जो है वो आपका पर्पस क्या है लाइफ का, आप अपने आप को डिफाइन कैसे करते हैं, ठीक है? एंड हाउ डू यू स्टैंड अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में आप स्टैंड ले सकते हैं नहीं ले सकते, या किसी एक बिलीफ के बारे में आप समटाइम्स आपका बिलीफ होता है कि यार ये चीज ऐसे है, लेकिन आप डरते हैं एनवायरनमेंट की वजह से, आप बोल नहीं सकते उसको, ठीक है? तो ये बिलीव्स हैं, वैल्यूज हैं आपकी, ठीक है? वो एक आपकी बॉडी का पार्ट है, राइट? और आपकी वो स्पिरिचुअल बाउंड्री है। जैसे आप किसी भी चीज के बारे में किसी आप ये इसमें रिलीजन भी आ जाता है, इसमें आपकी डिफरेंट में भी, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, उस कंपनी की वैल्यूज जो है वो आपकी वैल्यूज के साथ क्लैश कर रही हैं, तो ऑब्वियसली आप डिस्टर्ब रहेंगे उन वैल्यूज के साथ, ठीक है? तो अगर वैल्यूज मैच कर रही है उस कंपनी की आपकी पर्सनल वैल्यूज के साथ, तो आप बड़ा अच्छा उसके साथ जेल इन कर लेंगे, और आप अच्छा थ्राइव इन दैट एनवायरनमेंट। तो ये 4 बाउंड्रीज हैं जिनके अंदर हम रह के थोड़ी सी बात करेंगे फर्दर एनर्जी पर्सपेक्टिव से भी, कि 4 तरह, जिस तरह 4 बाउंड्रीज हैं आपकी, इसी तरह 4 तरह की जो है वो आपकी जो है वो एनर्जीज आपकी बॉडी से एमिट होती हैं, ठीक है? ये है जी वो 4 एनर्जीज। द वेरी फर्स्ट वन इज फिजिकल एनर्जी, द सेकंड वन इज इमोशनल एनर्जी, द थर्ड वन इज मेंटल एनर्जी, एंड द फोर्थ वन इज स्पिरिचुअल एनर्जी। अच्छा जी, अब फिजिकल एनर्जी क्या है आपकी? फिजिकल एनर्जी बेसिकली, जैसे हमने पहले बात की कि फिजिकल एनर्जी में आपके पास आपकी एक बॉडी आती है, राइट? तो आपकी बॉडी की जो एनर्जी है, जैसे आप टायर्ड फील कर रहे हैं, लेट से आप ऑफिस जा रहे हैं लेकिन आप थके हुए हैं, आप आपकी बॉडी आपका साथ नहीं दे पा रही, लास्ट डे लेट शिटिंग की थी, तो उससे आप उसके बाद प्रॉपर नींद नहीं लिया आपने, एंड देन you don't have replenished your physical energy yet, and you again have to go to the workplace, और जिसकी वजह से आप जो है ना अपने आप को एंगेज नहीं कर पा रहे, ठीक है? तो आपकी जो फिजिकल एनर्जी है दैट कम्स फ्रॉम योर बॉडी, राइट? आपका आप जो है वो फिजिकल एनर्जी बेहतर कैसे कर सकते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स है इसका जी कि यू हैव टू टेक 8 आवर्स स्लीप, मिनिमम 8 आवर्स स्लीप चाहिए होती है आपकी बॉडी को। देयर आर सम एक्सेप्शंस, कुछ लोगों का साथ नहीं होता ये, लेकिन मोस्टली कह लेंगे 98% लोग ऐसे हैं विच हैव टू टेक एटलीस्ट 8 आवर्स स्लीप टू रिप्लेनिश देयर फिजिकल एनर्जी। अगर फिजिकल एनर्जी नहीं है तो आप कंसंट्रेट नहीं कर सकेंगे, फोकस नहीं कर सकेंगे। मेरे साथ ऐसे हुआ कि मैं 4 और 5 डेज बैक मुझे एक जगह प्रेजेंटेशन देनी थी, लेकिन उससे प्रीवियस डे आई कुड नॉट स्लीप प्रॉपरली। तो कुछ काम था, मैं काम करता रहा, और वो करते करते रात देर हो गई, और सुबह मैं फिर जल्दी उठ गया, जो कि मेरी नॉर्मली हैबिट है, ठीक है? तो एज पर हैबिट मैं जल्दी उठ गया, देन मुझे नींद नहीं आई उसके बाद। लेकिन द होल डे आई वाज फीलिंग वेरी डाउन, एनर्जी लेवल बहुत लो था, और वो प्रेजेंटेशन आई वाज नॉट एबल टू मेक प्रेजेंटेशन प्रॉपरली द वे इट शुड हैव बीन। मैं नहीं कर सका बिकॉज मेरी जो फिजिकल एनर्जी थी दैट वाज नॉट विद मी प्रॉपरली। उसकी उसके जो है वो जो मुझे जो बेनिफिट वहां से मिलना था फिजिकल एनर्जी से, वो सोर्स मेरा डाउन था, जिसकी वजह से मैं रिक्वायर्ड अपनी आउटपुट नहीं ला सका। और इसी तरीके से एक ये भी जो है वो थेरी है कि आप रिसर्च भी है इस पे, कि आप जितना अर्ली सोएंगे, ठीक है, उतना ही आपकी जो अर्ली जो लेट्स से कि इफ यू स्लीप 9 o'clock, तो उसके बाद आप आपके जो शुरू के 3-4 घंटे होते हैं
उसमें आपकी जो स्लीप है उसकी क्वालिटी ऑफ स्लीप बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। एंड जैसे जैसे आप उनका टाइम लैप्स करता है, आपका जो है वो जैसे जैसे टाइम लैप्स करेगा आपकी जो एनर्जी की जो स्लीप की क्वालिटी है वो कम होती जाएगी। लेट्स से कि अगर रात 3 बजे के बाद जो स्लीप आप लेंगे सुबह 6 बजे तक, उसकी उसकी जो क्वालिटी है वो कम होगी एज़ कम्पेयर्ड कि जो आपने उससे प्रीवियस आवर्स में जो स्लीप ली है। आप खुद भी टेस्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है? अगर आप किसी दिन 9 बजे सोते हैं और आप देखेंगे कि आपकी जो नींद है वो शायद 4 बजे या 5 बजे ही जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन अगर आप जितना लेट सोएँगे, ठीक है, उतना ही आपके लिए आपको लेट ज़्यादा लेट्स से आपको 9 आवर्स या 10 आवर्स की स्लीप लेनी पड़ेगी टू गेट दैट रिक्वायर्ड लेवल ऑफ फिजिकल एनर्जी रिप्लेनिश्ड। तो ये भी आप टेस्ट करके देखिएगा। तो जो स्लीप साइकिल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? एंड देन आपका जो है वो आपने एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज करने से आपको फिजिकल एनर्जी मिलती है और जब आप एक्सरसाइज करेंगे आप आप जो है वो हेल्दी और एनर्जेटिक फील करेंगे, ठीक है? और एटलीस्ट आपने 3 टाइम्स अ वीक, अगर एक्सरसाइज रेगुलरली नहीं कर सकते तो आपने एटलीस्ट 3 टाइम्स अ वीक तो लाजमी एक्सरसाइज करें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, ठीक है? और इवन इन ऑफिस एनवायरनमेंट में आपसे मैं कुछ एक्सरसाइजेस शेयर करूंगा आज के सेशन में इंशाल्लाह, जो कि आप योगा एक्सरसाइजेस हैं जो कि आप ऑन स्पॉट कर सकते हैं, ठीक है? और ऑन स्पॉट करने से आप जो है वो अपनी एनर्जी जो है, जो ऑफिस एनवायरनमेंट में जो एनर्जी है उसको आप बड़ा क्विकली रिप्लेनिश कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने करनी है, यू हैव टू टेक रेगुलर ब्रेक्स टू रिप्लेनिश योर एनर्जी एट वर्क, ठीक है जी? आपने रेगुलरली जो है वो देखना है कि आफ्टर 90 मिनट्स, आफ्टर 120 मिनट्स जो है वो आपने ब्रेक लेनी है। कोई भी आप काम कर रहे हैं, आपने उसके बाद ब्रेक लेके थोड़ा सा 5 इसे कहते हैं नॉर्मली 90-10 रूल। आफ्टर एवरी 90 मिनट्स यू हैव टू टेक अ 10 मिनट्स ब्रेक टू रिप्लेनिश योरसेल्फ। अगर आप कॉन्स्टेंटली 2 घंटे 3 घंटे अपने आप को स्ट्रेच करते रहेंगे तो वो अल्टीमेटली आपकी प्रोडक्टिविटी को इम्पैक्ट करेगा और आप अपना आउटपुट नहीं ले सकेंगे काम से। तो ये आप बेशक अपने डेस्क के सामने लिख के किसी स्टिकी नोट पे लिख के लगा लें कि यू हैव टू फॉलो 90-10 रूल, और उस पे 90 मिनट्स के बाद यू हैव टू टेक अ ब्रेक, बिकॉज हम काम करते हुए भूल जाते हैं। तो वो 90-10 रूल यूज करें और यू विल सी कि आपकी जो आपका जो ओवरऑल जो वर्क पैटर्न है, जो नंबर ऑफ आवर्स आपने काम करना था, इन केस आप 5 आवर्स के बाद थक जाते थे या पूरे दिन में आपका जो इफेक्टिव आवर्स थे वो 5 थे जिनसे आप आउटपुट ले रहे थे, तो दैट वुड अल्टीमेटली इंक्रीज टू मे बी 7 मे बी 8। तो आप उसमें एक विजिबल इंप्रूवमेंट लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट ये है जी आपके पास इमोशनल एनर्जी। इमोशनल एनर्जी जो है वो आपकी डिफरेंट इमोशन से ड्राइव होती है और अगर आप नेगेटिवली किसी नेगेटिव एनर्जी से इम्पैक्ट हो रहे हैं, जस्ट लाइक एंगर है, इम्पेशंस है, एंजाइटी है, इनसिक्योरिटी है, तो ये चीज़ें आपकी इमोशनल एनर्जी को इम्पैक्ट करती हैं। और अगर लेट्स से कि आप पॉजिटिव सोच रहे हैं, पॉजिटिव फीलिंग है, यू आर हैप्पी, तो वो भी आपकी जो है वो आपकी जो है वो एनर्जी को इमोशनल एनर्जी को एक पॉजिटिव जो है वो बूस्ट मिलेगा उससे, ठीक है जी? तो आपने इमोशनल एनर्जी को बूस्ट कैसे करना है? ये आपने करना है जनाब ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज से। अब आपकी जो एब्डोमिनल डीप एब्डोमिनल ब्रीथिंग है वो आपकी इमोशनल एनर्जी को भी बूस्ट करती है। साइड बाय साइड आप आप यूँ कर सकते हैं कि यू एप्रिशिएट अदर्स, स्टार्ट एप्रिशिएटिंग अदर्स। उससे क्या होगा कि जब आप दूसरों को एप्रिशिएट करेंगे, दे विल फील सैटिस्फाइड, दे विल फील हैप्पी, यू कैन पुट अ स्माइल ऑन देयर फेस। जब आप उनको स्माइल देंगे तो अल्टीमेटली वो आपको भी रिटर्न होगी और इसी तरीके से एक गिव एंड टेक का इम्पैक्ट जो है वो उसमें डेवलप होगा। तो डिफरेंट हम किसी को कुछ स्टिकी नोट शेयर कर सकते हैं, कोई ईमेल शेयर कर सकते हैं, कोई छोटी सी कॉल कर सकते हैं किसी को, एंड द पर्पस बिहाइंड इज दैट जस्ट टू बूस्ट पॉजिटिव इमोशनल एनर्जी, जस्ट टू अप्रिशिएट समवन। कोई भी आप, यू डोंट हैव टू बी फेक, आप अपने आप को जो है वो पॉजिटिव रखें और
कभी भी किसी में कोई भी पॉजिटिव चीज देखते हैं तो अप्रिशिएट ऑन द स्पॉट। उससे ऑब्वियसली एक इमोशनल आपका रिलेशनशिप बेहतर होगा उस बंदे के साथ, और जब रिलेशनशिप बेहतर होगा तो एक इमोशनल बॉन्डिंग आपकी स्ट्रांग हो जाएगी, और उस इमोशनल बॉन्डिंग से एक इमोशनल एनर्जी आपको मिलेगी जो कि होगी तो इनविजिबल, लेकिन अल्टीमेटली दैट विल हेल्प यू आउट इन योर पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ। अच्छा, एक चीज इसमें और शेयर करना चाहूंगा इमोशनल एनर्जी के पर्सपेक्टिव में, कि हम जब भी किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आते हैं, किसी कोई कोई इमोशनल कोई प्रॉब्लम है, कोई एकदम से कोई अपसेट हुआ, ठीक है, इमोशनल एनर्जी की वजह से, या किसी के साथ आपका कोई रिलेशनशिप का प्रॉब्लम बना, ऑफिस में कोई अप एंड डाउन हुआ, तो उसमें 3 लेंस है। इन लेंस से आप चीजों को देखें आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है उससे। द वेरी फर्स्ट थिंग इज रिवर्स लेंस। इसको हम एम्पैथी से भी रिलेट कर सकते हैं कि एम्पैथी मतलब पुट योरसेल्फ इनटू अदर पर्सन शूज। अगर लेट्स से कोई प्रॉब्लम हुई, कोई सिचुएशन आई है दैट हैड अ नेगेटिव इमोशनल एनर्जी, नेगेटिव इमोशनल इम्पैक्ट, तो उस केस में आप ये सोचें कि व्हाट वुड अदर पर्सन इन कॉन्फ्लिक्ट वुड से या बिहेव, अगर एंड हाउ द अदर पर्सन माइट बी राइट। आप अपने आप को उसके शूज में रखें एंड देन थिंक, राइट। इसे कहते हैं रिवर्स लेंस, कि अपने लेंस की बजाय उसके लेंस से देखें कि यार मैं तो सिचुएशन को इस तरीके से देख रहा हूँ, वो इस सिचुएशन को कैसे देख रहा है। तो इससे भी आपके सामने एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव आएगा। सिमिलरली एक एक होता है लॉन्ग लेंस, एक अभी मैंने पहले बताया रिवर्स लेंस, एक होता है लॉन्ग लेंस। क्योंकि प्रॉब्लम आई, अब अपने अपने आप को पूछें कि यार हाउ आई विल लाइकली व्यू द सिचुएशन इन नेक्स्ट 6 months। तो यही सिचुएशन जो भी बनी है, तो ये 6 महीने बाद इसका क्या इम्पैक्ट होगा। समटाइम्स होता है कुछ चीज बहुत छोटी होती है, कोई ट्रिवियल सी चीज है, और हम उसको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट, बहुत ज्यादा इमोशनल बना रहे हैं उसको। तो आप ये भी कह सकते हैं अपने आप से कि यार ये चीज तो लॉन्ग टर्म में मेरे लिए रेलिवेंट ही नहीं है, ये लॉन्ग टर्म में मेरे पे इम्पैक्ट नहीं है इसका। तो आप फौरन आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा, ठीक है। और देन द थर्ड लेंस इज वाइड लेंस, कि भाई आप किसी भी प्रॉब्लम को देखें, किसी सिचुएशन को देखें फ्रॉम वाइडर पर्सपेक्टिव, ठीक है, कि भाई ये सिचुएशन हाउ इट कैन हेल्प मी, हाउ आई कैन ग्रो आउट ऑफ दिस सिचुएशन, या व्हाट आई कैन लर्न फ्रॉम दिस सिचुएशन। तो इन तीनों पर्सपेक्टिव से आप नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड से पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में जा सकते हैं, और आपकी जो इमोशनल जो डिसबैलेंस था वो आप उसको रिवाइव कर सकते हैं। ओके, द थर्ड वन इज मेंटल एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट है जी, माइंड को यूज करना। आपका माइंड इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, तो आपने उसको यूज कैसे करना है। आपका माइंड के इर्द गिर्द एक फोर्स है जो कि आप उसके थ्रू डिफरेंट अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, और इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्सेज दे रहे हैं, इन्वायरमेंट से मैसेज ले भी रहे हैं, मैसेज दे भी रहे हैं इन्वायरमेंट को, ठीक है। तो जस्ट लाइक ऑफिस में होता है कि आप जो है वो आपको फोकस करना है किसी चीज पे, तो आप फोकस नहीं कर पा रहे, तो क्या करेंगे कि आपको अपनी मेंटल एनर्जी को फोकस करना है एक जगह पे ना, किसी चीज को, किसी कॉम्प्लेक्स काम को करने के लिए। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी इंटरप्शंस को कम करें। इंटरप्शंस को कम कैसे करेंगे, अगर आपको लग रहा है कि जी ये मैं एक काम जो कि विच रिक्वायर्स मोर फोकस, तो आप अपनी जगह चेंज कर लें। ऐसी जगह पे चले जाएं, किसी कॉन्फ्रेंस, किसी मीटिंग रूम में चले जाएं, जहां आप सेपरेटली अकेले बैठ के उसको देख सकें। या अगर घर में है तो आप अपने घर में किसी अलग रूम में चले जाएं जहाँ कोई नहीं है, जहाँ पे इंटरप्शंस कम से कम हो, ठीक है। सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं कि आपकी जो ईमेल्स हैं, आपके ऑफिस एनवायरनमेंट में जो आपके वॉइस कॉल्स हैं, उनको आप रिस्पॉन्ड इतना फ्रीक्वेंटली ना देखें। हम समटाइम्स क्या कर रहे होते हैं, हर 10 मिनट बाद ईमेल्स देख रहे होते हैं, उससे हम अपनी मेंटल एनर्जी लूज कर रहे हैं, अपने माइंड का फोकस हम उसको लूज कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें हम यूं कर सकते हैं, हम अपनी एक रिचुअल बनाएं कि भी मैं एवरी 2 आवर्स, अगर आपका ऑपरेशंस डिपार्टमेंट से ताल्लुक है, आपको लगता है कि आपको इंपॉर्टेंट ईमेल्स बार बार आ रही होती हैं, तो आप एवरी 2 आवर्स कर सकते हैं कि मैं एवरी 2 आवर्स के बाद ईमेल्स देखूंगा अपनी, ठीक है। या अगर लेट्स से कि बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी आपकी ईमेल्स की, और अर्जेंट ईमेल्स आपको रिस्पॉन्ड करनी होती है, आप उसको एवरी 1 आवर भी कर सकते हैं। अगर आप ऐसे सिचुएशन में नहीं है, तो आप अपनी टोटल ईमेल्स को
जो है वो 3 टाइम्स अ डे का सेक्शन उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो दैट इज अगेन सिचुएशन फॉर एवरीवन, हर एक के अपने कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट है, लेकिन डू हैव अ प्लान एंड रूटीन कि आपने किस रूटीन के साथ इस इंटरप्शन को दे कर रहे हैं। अगर अगर आप एक, क्योंकि माइंड हमारा समटाइम्स हमें ही डिसीव कर रहा होता है कि जहाँ पे कोई इम्पोर्टेंट काम और एक अच्छा काम और एक प्रोडक्टिव काम करने की बारी आती है ना, और वो थोड़ा मुश्किल होता है, तो हमारा माइंड हमें डिस्ट्रैक्शन की तरफ डाइवर्ट कर देता है। तो हमें इन इट सेल्फ उसको ट्रैप करना है, अपने माइंड के ट्रैप में नहीं आना, ठीक है। और उस काम को करने के लिए फोकस डेवलप करना है। और जो भी आपका माइंड आपको चीट करने लगे, तो आपने उसको डिफरेंट, एक कह लें कि रूटीन एनवायरनमेंट में उसको एक रूटीनाइज कर लें चीज़ को, ताकि आप अपनी उस ट्रैप में भी ना आ सकें, और अपनी जो डिस्ट्रैक्शंस हैं वो उसको रोक सकें, और अपनी मेंटल एनर्जी को फोकस कर सकें टुवर्ड्स द डिजायर्ड टास्क, ताकि आप जब आप डिजायर्ड और एक एक प्रायोरिटाइज टास्क पे फोकस कर सकेंगे, तो ऑब्वियसली आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी। द नेक्स्ट वन इज स्पिरिचुअल एनर्जी। स्पिरिचुअल एनर्जी में क्या होता है जनाब कि आपके पास आपको कुछ एक्टिविटीज अच्छी लगती हैं, दे आर योर स्वीट स्पॉट एक्टिविटीज, तो जिनसे आपको एनर्जी मिलती है, जस्ट लाइक आपकी हॉबीज हैं, ठीक है। या ऑफिस में आपको किसी दोस्त से बात करना अच्छा लगता है, आपको लगता है कि यार मैं, आपको कोलीग है आपका, जिस एक दोस्त भी है, आप उससे बात करते हैं, तो बात करने के बाद आप कोई प्रॉब्लम होती है उससे शेयर करते हैं, तो आप रिलीव्ड फील करते हैं। तो आप अपना जो है वो देख सकते हैं कि कौन सा जो है वो कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिसको परफॉर्म करने के बाद आप जो है वो रिलीव्ड फील करते हैं, उस एक्टिविटी को ज़्यादा से ज़्यादा करें, ठीक है। फाइंड डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग दैट। और इसके अलावा आप जो है वो अ, ऐसा भी कर सकते हैं कि कोई ऐसा एक्टिविटी है, कोई काम है जो कि आपको पसंद नहीं है, राइट। आपको लगता है कि जी ये जो सेल्स रिपोर्ट है उसे बनाना मुझे पसंद नहीं है, राइट, लेकिन देयर इज समवन एल्स इन द टीम जो कि उसका वो स्वीट स्पॉट है, उसको पसंद है उस पे काम करना, तो आप वो काम उसको डेलीगेट कर सकते हैं, उससे शेयर उसको उसको पास ऑन कर सकते हैं, उसका कोई काम आप ले सकते हैं, तो जो कि आपको पसंद हो। तो इस तरीके से आप एक्सचेंज कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो बट जस्ट यू हैव टू फाइंड आउट कि भी कौन सा काम करने से आपको खुशी मिलती है, कौन सा काम करने से आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है, और किस किस्म के कामों से आप इरिटेट होते हैं। तो इस जो तो जाहिर बात है, जिन चीज़ों से आप इरिटेट होंगे वो आपकी वैल्यूज से कंफ्लिक्ट करेंगी, क्योंकि स्पिरिचुअल बाउंड्री में आपकी वैल्यूज, आपके बिलीव्स आते हैं, आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग आती हैं। तो इस तरीके से आप अपने ऑफिस एनवायरनमेंट में आप देख सकते हैं कि कौन से ऐसे टास्क हैं जो कि आप जिनको आपने ज़्यादा टाइम एलोकेट करना है, ज़्यादा एनर्जी एलोकेट करनी है, ठीक है। और इस तरीके से आप एक और काम कर सकते हैं कि जब आप ऑफिस से घर जा रहे हैं, तो इफ़ यू आर ड्राइविंग ऑन द वे, तो आप अपने घर जाने से पहले जो कम्यूट के लास्ट 10-20 मिनट्स हैं, वो आप उसमें आप अपने, बिकॉज हम जा रहे हैं, हम सोच रहे होते हैं रास्ते में भी किसी न किसी काम के बारे में, माइंड हर वक्त सोचता रहता है, कुछ ना कुछ जो है वो आइडियाज वगैरह पे काम करता रहता है। तो आपने अपने आप को डिसएंगेज भी करना है। तो फॉर नेक्स्ट 20 मिनट्स जो है वो आप जब जा रहे हैं रास्ते में, तो आपने अपनी जाके फैमिली से उसके बाद मिलना है, तो आप अपने आप को डिसएंगेज करें। जो काम ऑफिस में किए, जहाँ पर जो परेशानियां थी, वो वहीं रास्ते में उसको डिस्कनेक्ट करें, और नाउ स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हाउ यू विल प्लान टू सरप्राइज योर फैमिली, अच्छा टाइम कैसे स्पेंड करेंगे उनके साथ। तो इससे आपकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो रिवाइव होना शुरू हो जाएगी, ठीक है जी। और ऑब्वियसली आपकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो आपके फैमिली सेटअप से, आपके इमोशनल और स्पिरिचुअल दोनों एनर्जीज जो है वो फैमिली सेटअप से भी आती हैं, फैमिली से आपके क्लोज कनेक्शन से भी आ रही होती हैं, ठीक है। तो यू हैव टू लिव योर कोर वैल्यूज, बेसिकली स्पिरिचुअल एनर्जी का जो क्रक्स है, दैट इज यू हैव टू लिव योर कोर वैल्यूज। एक और एग्जांपल शेयर करता हूँ आपसे कि अगर आपको लगता है कि आप बहुत कंसिडरेट हैं, किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाना आपको अच्छा नहीं लगता, तो आपको दूसरों को वेट कराना अच्छा नहीं लगता, तो लेट्स से कि अगर आप किसी मीटिंग में जाते हैं, ठीक है, और लेट हो जाते हैं, तो आप बड़ा थोड़ा गिल्टी फील करेंगे,
ठीक है जी, कि अभी मेरी वजह से बाकी लोग भी उन्हें वेट करना पड़ा। तो आप यूं कर सकते हैं कि अगर आपकी ये फीलिंग है, आपकी एक वैल्यू, कुछ लोगों को फील नहीं होता, वो कहते हैं ठीक है लेट आए हैं तो बाकी लोग भी तो लेट आए हैं ना, ठीक है। लेकिन कुछ लोग अगर ऐसे हैं जो कि इनको फील होता है कि नहीं, अगर मैं लेट जाऊंगा तो अच्छा नहीं है, बाकी लोग मेरी वजह से वेट कर रहे हैं, तो आप अपनी अपनी हैबिट बना सकते हैं कि यू कैन शो अप फॉर द मीटिंग 5 मिनट्स अर्लियर, ताकि आप बाद में गिल्टी फील ना करें, अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी आप लूज ना करें। ठीक है, इस तरह की आप अपने लिए हैबिट्स बना सकते हैं, रिचुअल्स बना सकते हैं। ठीक है जी, तो ये 4 डायमेंशंस थी एनर्जी की। इसमें कोई क्वेश्चन है आपका तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया है, लेकिन स्टिल वी हैव द अपॉर्चुनिटी इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन। जी वैस, आर यू देयर? नो, आई थिंक वैस इज डिस्कनेक्टेड। ओके जी, अफजल आपको कोई क्वेश्चन है? there is a no sir. Okay, उमर? नहीं सादा, आपने अच्छा एक्सप्लेन किया, फिलहाल तो कोई क्वेश्चन नहीं। कोई क्वेश्चन नहीं है, ओके ठीक हो गया जी। ठीक है, ये जो 4 डायमेंशंस थी, अब इसी को मैं थोड़ा सा फर्दर इसमें डीप डाउन जाता हूँ, बिकॉज ये आपको पर्सनली इफेक्टिव करने में बहुत हेल्प करेगा। साइड बाय साइड आपके, जब आप पर्सनल इफेक्टिवनेस आएगी तो आपकी ऑब्वियसली जॉब पे भी इफेक्टिवनेस आना शुरू होगी। अब हम देखते हैं जी 4 डायमेंशंस ऑफ एनर्जी। एनर्जी को भी हम 4 हिस्सों में, 4 क्वाड्रेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपके पास पॉजिटिव एनर्जी है तो आपके पास नेगेटिव एनर्जी है, आपके पास हाई एनर्जी है तो आपके पास लो एनर्जी है। ये 4 एरियाज हैं जिनमें हम एनर्जी को डिवाइड कर सकते हैं। तो एनर्जी हमारे पास, द वेरी फर्स्ट क्वाड्रेंट इज स्ट्रेस जोन। अगर फर्ज करें कि हमारे पास हम नेगेटिव एनर्जी है और हाई है, ठीक है, हाई नेगेटिव एनर्जी जोन में चले गए हम, तो इसका मतलब ये है कि हम एंगर, एग्रेशन, कंफ्यूजन, ठीक है, इनएफिशिएंसी, सेल्फ डाउट, हम इसके अंदर जो है वो हम फॉल कर रहे होंगे। क्वेश्चन आया है चैट में, ओके। ठीक है जी, ये दिस इज द फर्स्ट जोन कि हमारे पास हम नेगेटिव साइड पे भी हैं, हम किसी नेगेटिविटी में चले गए, और दूसरी साइड पे ये हाई, हम बहुत ज्यादा जो है वो नेगेटिव जोन में चले गए। इसी तरीके से द सेकंड वन इज लो एनर्जी एंड नेगेटिव एनर्जी। ये क्या है जी कि इस केस में हम सैडनेस में, डिस्पेयर में, डिप्रेशन में, ठीक है, सिकनेस, डेथ, ये ऐसे एरियाज हैं जब हम लो नेगेटिव एनर्जी में चले जाते हैं ना, तब इन एरियाज को में फॉल कर रहे होते हैं। द नेक्स्ट वन इज पॉजिटिव एनर्जी बट इट्स लो। ठीक है, जब ऑब्वियसली आप एक लो एनर्जी जोन में चले गए हैं तो यू नीड सम स्लीप, यू नीड सम रेस्ट, यू नीड सम एक्सरसाइज, योगा, आप फ्रेंड्स के साथ आप टाइम स्पेंड करें, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, ठीक है, अच्छा खाना खाएं, मेडिटेशन करें, कुछ देर बैठ के कोई आप खामोशी से बैठें और थोड़ा सा मेडिटेट करें, थोड़ा सा अपने आप को जो है वो रिलैक्स करें, तो देन ऑब्वियसली आप अपने आहिस्ता आहिस्ता अपने एनर्जी का ग्राफ ऊपर ले जाएंगे। इसे हम रिन्यूअल जोन कहते हैं कि यहाँ आप ऑल्दो यू आर इन पॉजिटिव एनर्जी जोन बट अपने आप को आप रिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज परफॉर्मेंस जोन। ये आपके पास आपकी एनर्जी भी बहुत हाई है और आप पॉजिटिव भी हैं, तो इस सिनेरियो में आपका फोकस अच्छा होगा, आप जो है वो कॉन्फिडेंस में होंगे, आपका अटेंशन, आपका एफिशिएंसी बहुत बेहतर होगी। ठीक है, तो अब आपके लिए जो असाइनमेंट है ना बेसिकली फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ, वो ये है कि आपने whenever you are feeling any challenge, तो आपने अपने आप को इस क्वाड्रेंट में ट्रेस करना है कि आप अभी कहाँ फॉल कर रहे हैं इस क्वाड्रेंट में। अगर आपने सबसे पहले तो देखना है कि एनर्जी आपकी हाई है या लो है। ठीक है, आपने ट्रेस आउट कर लीजिए एनर्जी मेरी लो है, प्रॉब्लम में हूँ, तो लेकिन एनर्जी भी लेवल भी लो है, देन यू हैव टू फाइंड आउट कि जी मेरा एनर्जी लेवल अब
पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये भी हो सकता है कि आप किसी एंगर की वजह से, किसी फ्रस्ट्रेशन की वजह से आपका एनर्जी लेवल लो हुआ है, ठीक है। देन आप उसके बाद ट्रेस आउट कर सकते हैं जी कि मैं अब इस वक्त किस जोन में हूँ, और अब मुझे, अच्छा मैं अब इस जोन में बैठा हूँ, तो मुझे अब इस जोन के हवाले से कोई ना कोई फैसला करना है, आगे कोई ना कोई डिसीजन करना है, ठीक है। देन आप अप्रोप्रिएट डिसीजन लेके, तो आप अपने आप को उस जोन से, इस जोन से निकाल के अपने आप को अपने इस परफॉर्मेंस जोन में लेके जाना है। आप किसी भी जोन में है, ठीक है, स्ट्रेस जोन में है, बर्न आउट जोन में है, रिन्यूअल जोन में है, लेकिन अल्टीमेट गोल इज टू ब्रिंग यू बैक टू द परफॉर्मेंस जोन। whenever you are performing here it's good, लेकिन जैसे आप इस जोन से बाहर निकलेंगे तो आपने ट्रेस आउट करना है कि अब आप कहाँ हैं, एंड देन अब आपके माइंड में होना चाहिए कि यार अच्छा इस वक्त मैं स्ट्रेस जोन में चला गया हूँ, ओके ठीक, अब मुझे क्या करना है, कैसे इस जोन से निकल के मुझे वापस अपने परफॉर्मेंस जोन में जाना है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा गोल होना चाहिए। और जब हम अपने आप को इस क्वाड्रेंट और इस जोन वाले सिचुएशन में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ना, तो बेस्ड ऑन दैट हमारे अपने आप पे कंट्रोल बेहतर हो जाएगा। हम अपने एक कोई रॉन्ग डिसीजन नहीं करेंगे, बल्कि हम एक राइट मूव लेके तो वापस अपने आप को एक परफॉर्मेंस जोन में ले जाएंगे और अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्पैक्ट नहीं होने देंगे। whether it is your personal life, whether it is your professional life, दोनों दोनों जगहों पे दिस विल होल्ड ट्रू। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं जी। हाउ टू रिन्यू योर एनर्जी क्विकली एट वर्क। अब मैं बात करूंगा जी योगा की, कि हम अपने ऑफिस एनवायरनमेंट में अक्सर एग्जेक्टिव हैं वो जैसे मैंने बात की कि 90-10 रूल है, तो 90 मिनट्स काम किया, देन 10 मिनट्स की ब्रेक है आपके पास। 10 मिनट्स में आप small yoga poses कर सकते हैं that will help you out in renewing your energy at your workplace. The very first one is कि आप अपने shoulders को roll करें, ठीक है। आप जिस चेयर पे बैठे हैं, ठीक है, आप अपने शोल्डर को अप डाउन, ठीक है, रोल करें, राइट। अपने कान के पास लेके जाएं शोल्डर को, और उसके बाद उसको मूव करें, ठीक है जी। अच्छा, इफ आई गेट अ वॉलंटियर, इफ पॉसिबल कि कोई हमें अपनी वीडियो ऑन करके इसके जो है वो पोजेस करके दिखा सके, इफ पॉसिबल, एनीवन। जी उमर, आप कर सकते हैं? Saad, it would be difficult for me. डिफिकल्ट, ओके, नो प्रॉब्लम। चलो ठीक है, हम इसको ऐसे ही चलने देते हैं। ठीक है जी, मैं आपको ये पिक्चर भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। पिक्चर्स मैंने इसलिए साथ लगाई थी ताकि थोड़ा सा आपको जो है ना वो आइडिया हो जाए कि हाउ इट इज गोइंग अबाउट। इसको आपने, यू हैव टू कंटिन्यू टू रोल इट फॉर 3 to 4 टाइम्स, ठीक है। पहले आपने लेफ्ट आर्म से करना है, देन आपने राइट आर्म रोल करनी है, फिर आपने दोनों शोल्डर्स को रोल करना है, ठीक है। रोल जिस जगह आप बैठे हैं, रोल आपने अप डाउन करना है अपने शोल्डर्स को, तो उससे यू विल फील मच रिलैक्स्ड। ओके, द नेक्स्ट हमारे पास जो है जी ओपन चेस्ट स्ट्रेच है, ठीक है। और ये मैंने पोजेस जो हैं वो कुछ एक्सपर्ट्स से अरेंज किए हैं, जो कि इस ऑफिस एनवायरनमेंट में शॉर्ट जो योगा डेस्क योगा पोजेस हैं वो उसके बारे में मुझे मिले उनसे, तो मैंने कहा लाजमी आई विल मेक पार्ट ऑफ दिस, बिकॉज ऑब्वियसली whenever you are in out of your performance zone and you have to renew your energy, तो आपको ये पोजेस बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेंगे। अच्छा जी, द नेक्स्ट वन इज, सेकंड वन इज ओपन चेस्ट स्ट्रेच। इसमें आपने क्या करना है जी कि यू हैव टू सिट इन द पोजीशन लाइक दिस पर्सन इज सिटिंग, ठीक है जी। आपने चेयर में, अपनी चेयर पर डायगनली बैठ जाना है, एंड देन यू हैव टू यू नो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी जो आपकी जो हाथ की जो उंगलियां हैं उनको आपने आपस में क्रॉस करना है, ठीक है। एंड देन आपका जो है वो आपने स्ट्रेच करने हैं अपने हाथों को, ठीक है। और then you have to hold it for 10 to 15 breaths and then slowly release your hands and return to your side, तो वापस आप अपनी फ्रंट पोजीशन पे आ जाएंगे। तो इस योगा पोजीशन से भी जो है ना आपकी जो एनर्जी है वो
वो रिवाइव हो सकती है। तो आपने इन पोजेस को लाजमी ट्राई करना है एंड देन इन नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह मैं आपसे इसका फीडबैक भी लूंगा। नेक्स्ट थिंग इज नेक्स्ट स्ट्रेच। नेक्स्ट स्ट्रेच में भी यही है कि आपने जो है वो जिस तरह द लेडी इज सिटिंग, आपने थोड़ा सा अपने जो बैक साइड ऑफ योर जो है ना बैक सीट ऑफ चेयर उससे थोड़ा सा आगे होके बैठना है और देन यू हैव टू स्ट्रेच योर नेक टू द राइट साइड एंड देन टू द लेफ्ट साइड। लेकिन इस स्ट्रेचिंग में आपने अपने शोल्डर्स को मूव नहीं करना, और अगर आप अपने चाहें तो अपने हाथों से भी अपनी गर्दन को मजीद स्ट्रेच कर सकते हैं एंड विद लेफ्ट राइट हैंड आप लेफ्ट साइड से करेंगे द वे दिस लेडी इज डूइंग, एंड इसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड आप करेंगे। तो इस तरीके से आपने जो है वो अपनी नेक स्ट्रेचिंग करनी है। दिस विल लास्ट फॉर 1 मिनट, ठीक है। एंड देन इसी तरह चेयर रिस्ट है, इसमें आपने क्या करना है जी कि अपनी चेयर से थोड़ा सा आगे होकर बैठेंगे, डायगनली बैठेंगे, और अगर आपका जो आर्म रेस्ट है चेयर का तो ठीक है, आप पूरा क्रॉस होकर बैठ जाए, अदरवाइज जितना पॉसिबल आप डायगनल होकर बैठ सकते हैं, बैठे। एंड देन यू हैव टू you put your hand on the back of the chair back seat, and then आपने अपने आप को इस एरो की डायरेक्शन में मूव करना है, ठीक है। दिस विल आल्सो गिव यू स्ट्रेच, और इससे भी आप जो है वो यू हैव टू होल्ड द पोज फॉर 10 to 15 ब्रेथ्स, और अपने आप को आपने स्ट्रेच करना है और डीप ब्रेथ्स आपने लेने हैं इसमें। द नेक्स्ट वन इज जो आपकी जो है वो रिवर्स प्रेयर पोज है, ये भी 2 मिनट करना है आपने, ठीक है। अपने हाथों को जो है वो इस तरीके से फोल्ड करके, तो देन अपने आप को आप स्ट्रेच करेंगे, अपने आर्म्स को और बॉडी को, और इस तरीके से आपको जो है वो 10 to 15 मिनट 10 to 15 ब्रेथ्स आपने करने हैं, डीप ब्रेथ होगी इसमें भी, और एक्सहेल करना है आपने, और अपने आर्म्स को रिलीज करना है। द लास्ट वन इज कि आपने अपनी आर्म्स को ट्विस्ट करना है, ठीक है, एंड एट द बैक साइड, ठीक है। ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड, उसके लिए जो है वो आपने अपनी जो है वो बैक पे अपने हैंड्स को इस तरीके से स्ट्रेच करना है, ठीक है। एंड सिमिलरली आपने इसको 10 to 15 ब्रेथ्स के लिए करना है, और ये आपका जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है जी। और इस एंगल पे आपने जो है वो और शी इज अगेन सिटिंग डायगनली अक्रॉस द चेयर, और इस वे में आप इस एक्टिविटी को हम कहते हैं ट्विस्टेड आर्म्स एक्टिविटी। ये भी आपने 2 मिनट्स के लिए परफॉर्म करनी है। ये 6 से ये शॉर्ट डेस्क योगा पोजेस हैं, एंड यू विल नॉट फील एम्बैरेस्ड डूइंग इट इन द ऑफिस एज वेल। ऑफिस में भी आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो लेकिन ये है कि these activities will greatly help you out in reviving your physical energy. अब हम बात करते हैं जी हाउ सक्सेसफुल पीपल डिफीट स्ट्रेस। इसमें 7 to 8 पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगा, जो ऑफिस सेटिंग में हम लोग यूज करते हैं स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले तो जी जो स्ट्रेस है आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। हमारे जितने भी प्रोफेशनल्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आजकल उन्हें फेस करनी पड़ती है, और ऑफिस स्ट्रेस में डेडलाइंस और कंपीटिंग डिमांड ऑफ डिफरेंट टास्क, टीम्स के अंदर वर्किंग, और टाइम प्रेशर होता है उसको सबको करने में जो है वो स्ट्रेस ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। लेकिन the point which matters the most is that how you deal with stress. अगर आप स्ट्रेस को प्रॉपरली मैनेज कर रहे हैं, उसको लेके चल रहे हैं प्रॉपरली, देन कोई मसला नहीं है। आप अपने स्ट्रेस लेवल आएगा, लेकिन यू विल मूव इट बैक इनटू द नॉर्मल रीबैलेंस लेवल। जिस तरीके से पहले हमने बात की कोऑर्डिनेट्स में, तो कोऑर्डिनेट्स में जैसे आप परफॉर्मेंस जोन से बाहर निकले तो आपने अपने आप को रीएडजस्ट करना है टू मूव बैक टू द परफॉर्मेंस जोन। सिमिलरली मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताऊंगा जिसके थ्रू आप अपने स्ट्रेस लेवल को वापस अपने नॉर्मल लेवल पे लेके जा सकते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज कट योरसेल्फ सम स्लैक, ठीक है जी। इसमें समटाइम्स होता है जी कि हम लोग अपने साथ भी जो है ना वो
थोड़ा कंपैशनेट बिहेवियर नहीं रखते, हम बहुत ज़्यादा पुश कर रहे होते हैं अपने आप को, और उस पुश करने की वजह से हम अपने आप को स्ट्रेस में ले जाते हैं। तो according to our research, यह है कि the people who are you know depressed, वो अपने आप को जो है वो पॉजिटिव एनर्जी की साइड पे लेके जा सकते हैं, लेकिन किस तरीके से कि when they are compassionate about themselves, वो ये भी सोचें कि यार आई एम अ ह्यूमन बीइंग, और ठीक है वर्किंग हार्ड इज इम्पोर्टेंट, वर्क हार्ड करने से परफॉर्मेंस आएगी, लेकिन स्टिल मिस्टेक्स करने का भी रूम होता है, ठीक है, सम टाइम मिस्टेक भी हो ही जाती है, और अगर हो जाती है मिस्टेक तो आप उसको ठीक भी कर सकते हैं, तो यू एंड आल्सो यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। तो अगर आप ये माइंडसेट भी रखेंगे तो आप अपनी एक्चुअली अपना स्ट्रेस लेवल रिड्यूस कर सकते हैं, और अपनी, और अल्टीमेटली ये भी देखा गया कि जब स्ट्रेस लेवल रिड्यूस होगा तो आपकी परफॉर्मेंस ऑब्वियसली बढ़ेगी। ये भी डिफरेंट जो है वो रिसर्च हुई है, इसमें उन्होंने स्ट्रेस लेवल को परफॉर्मेंस के साथ गेज करने की कोशिश की है। तो उसमें यही देखा गया है कि जो आपका स्ट्रेस है वो जैसे ही बढ़ता है, आपकी परफॉर्मेंस प्रोडक्टिविटी सॉरी वो कम होना शुरू हो जाती है, और सिमिलरली अगर स्ट्रेस लेवल आपका कम होता है तो परफॉर्मेंस ऊपर जाना शुरू हो जाती है। तो आपने बेसिकली क्या करना है कि यू हैव टू हैव अ कंपैशनेट व्यू अबाउट योरसेल्फ, और इफ यू हैव मेक अ मिस्टेक तो एक्सेप्ट इट, यू आर अ ह्यूमन बीइंग, इंसान से गलती होती है, लेकिन डोंट रिपीट योर मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन, डोंट मेक देम सिली मिस्टेक्स। अगर आप एक गलती एक दफ़ा कर रहे हैं तो कोशिश करें उससे लर्न करें और दोबारा उसको रिपीट ना करें, ठीक है। लेकिन जब आप ये चीज़ सोचेंगे कि ठीक है इंसान से गलती हो जाती है, कोई मसला नहीं, तो साथ ही आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप सोचेंगे गलती क्यों हुई, गलती नहीं होनी चाहिए थी, तो ये अगर तो इससे आप अपना स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो वेरी फर्स्ट थिंग विच सक्सेसफुल पीपल डू इज दैट दे कंसीडर दैट ह्यूमन बीइंग्स कैन मेक मिस्टेक्स एंड दे लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स, और वो आगे आगे मूव ऑन करते हैं। द सेकंड थिंग इज सी द बिगर पिक्चर। जब भी कोई आपको स्ट्रेस आ रहा है, ठीक है, तो आप ओवरऑल देखें कि यार जिस फैक्टर की वजह से स्ट्रेस आ रहा है, क्या जो मेरी ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है या गोल है, क्या ये उससे अलाइन कर रहा है। ये भी हो सकता है बाद का हम इररेलेवेंट फैक्टर की वजह से भी स्ट्रेस ले रहे होते हैं। तो आपने अपने जो बिगर पर्पस है, बिगर गोल है, जो आपके जॉब के ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो आपके उस दिन के ऑब्जेक्टिव्स हैं, गोल्स हैं, उनके साथ उसको अलाइन करें, देखें क्या ये उसके साथ अलाइन हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर अलाइन नहीं हो रहा तो इट मीन्स के दैट मे नॉट बी एन इम्पोर्टेंट एक्टिविटी, दैट मे नॉट बी एन इंस्पायरिंग एक्टिविटी जिसकी वजह से आप स्ट्रेस में जा रहे हैं, तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह अगर आप अपना एडवांस में प्लानिंग कर लें कि भाई ये मेरे गोल्स हैं, ये मेरे ऑब्जेक्टिव्स हैं, दिस इज द बिगर पिक्चर जिसके ऊपर मुझे लेके चलना है, तो जो भी कोई डिस्ट्रैक्शन दरमियान में आएगी, कोई ऐसा फैक्टर जो स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है और वो उसके साथ अलाइंड नहीं है, तो वो बेसिकली नेगेटिव स्ट्रेस हो जाएगा ना। वो पॉजिटिव स्ट्रेस भी एक चीज़ है जो जिसमें आप पॉजिटिव स्ट्रेस लेके तो आप अपने ओवरऑल गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं, जो कि आपको मोटिवेशन और फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं। लेकिन अगर आप नेगेटिव स्ट्रेस ले रहे हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेस, तो कहते हैं कंस्ट्रक्टिव स्ट्रेस। कंस्ट्रक्टिव स्ट्रेस ये होगा कि आपने स्ट्रेस, जैसे एग्जाम्स आते हैं तो हम स्ट्रेस लेते हैं, और स्ट्रेस लेके हम थोड़ा ज़्यादा पढ़ना शुरू करते हैं, और उसके बाद हम एग्जाम पास कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्टिव स्ट्रेस था। लेकिन अगर आप डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेस ले रहे हैं वो ठीक नहीं है। आपने फिगर आउट ये करना है कि भी जो जिस एक्टिविटी से स्ट्रेस आ रहा है, क्या वो मेरे ओवरऑल गोल से अलाइन हो रहा है, क्या वो कंस्ट्रक्टिव स्ट्रेस है या डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेस है, इसमें डिफरेंशिएट करना है। तो ऑब्वियसली दैट विल हेल्प यू आउट इन रिमूविंग द स्ट्रेस और बैलेंसिंग इट आउट। द नेक्स्ट स्ट्रेटजी इज दैट रिलाई ऑन रूटीन्स। बाराक ओबामा जो है आप सब जानते हैं, ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। उसने क्या किया था जी कि वो अपने जो कपड़े पहनता था, उसके जो सूट्स थे, उसने 2 कलर्स रखे हुए थे, ग्रे एंड ब्लू। वो सिर्फ इन पे चूज़ करता था जी, उसने चूज़ किया हुआ था जी कि मैं बस ग्रे और ब्लू को सूट्स ही पहनूँगा, ताकि मुझे अपने क्लोथ्स के बारे में जो है वो स्ट्रेस ना लेना पड़े जी कि आज क्या पहनना है, ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये बुरा लग रहा है, ये लोग क्या कहेंगे, ये इस ये इस एनवायरनमेंट में सूट करेगा, नहीं करेगा। तो उसने, बिकॉज़ उसका पॉइंट ऑफ व्यू ये था
कि आप अपनी जो रूटीन है, जो 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 चीज़ें आपने डेली बेसिस पे करनी है, उनको आप रूटीनाइज कर लें, उनका डिसीजन पहले से कर लें और डू देम एट द सेम टाइम एवरी डे, ताकि आप जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट और जो दूसरे जो कह लें कि फोकस वाले मैटर्स हैं, फोकस वाले डिसीजंस हैं, उन पे आप अपनी एनर्जी स्पेंड कर सकें एंड यू कांट बी डिस्ट्रैक्टेड बाय ट्रिविया। ठीक है, जो स्मॉल जो ट्रिवियल चीज़ें हैं उनसे आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो रूटीन्स पर लाजमी रिलाई करें, ठीक है, जो चीज़ ताकि आप एक ऑटो पायलट मोड में चले जाएं। जो चीज़ आप डेली करनी है आपने, उसको सेम टाइम एवरी डे करें, ताकि आपका माइंड भी ऑटोमेटिकली उस रूटीन को एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, ओके जी। द नेक्स्ट थिंग इज डू समथिंग इंटरेस्टिंग। अब इंटरेस्टिंग जो है वो क्या चीज़ होती है? इंटरेस्टिंग वो चीज़ होती है जो कि आप करने से आप खुशी महसूस करते हैं, जो जो जिसमें आप एंगेज रहते हैं। ठीक है, वो चीज़। और अगर आप थके भी हुए हैं लेकिन वो आपके लिए आपके इंटरेस्ट की चीज़ है, तो आप वो करते रहेंगे। ठीक है, तो दिन में जब भी आप स्ट्रेसफुल फील करें तो आप कोशिश करें कि आप जो चीज़ इंटरेस्टिंग है, आपके इंटरेस्ट से अलाइन है, वो काम करें आप। ठीक है, उससे आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो ऑटोमेटिकली रिप्लेनिश हो जाएगी और जो आपने नेक्स्ट काम करना है उसके लिए भी वो हेल्पफुल होगी उसको करने में। और इंटरेस्टिंग इज नॉट समथिंग जो कि सिर्फ जो है वो फनी है, प्लेजेंट है या रिलैक्सिंग है। इट इज आल्सो समथिंग जो कि आपको कैप्टिवेट करती है एंड देन आल्सो दैट आल्सो रिक्वायर्स एफर्ट फ्रॉम योर एंड। तो हमारे डिफरेंट टास्क होते हैं, ठीक है, जो हम करते हैं दिन में और उसमें हमें खुद डिसाइड करना है जी कि हमारा ये जो टास्क है वो इंटरेस्टिंग है कि नहीं है। अगर आपके इंटरेस्ट के साथ अलाइन हो रहा है तो ऑब्वियसली यू शुड डू इट मोर एंड ताकि आप जो है वो उससे अपनी एनर्जी को रिप्लेनिश कर सकें। और एक और रिसर्च भी की गई है जी कि अगर आप टास्क ए करते हैं एंड दैट इज इंटरेस्टिंग फॉर यू, तो उसके बाद जो टास्क बी है वो उसके लिए आपके पास ज़्यादा एनर्जी आ जाती है करने के लिए। और सिमिलरली अगर आपने टास्क ए किया और दैट वाज नॉट इंटरेस्टिंग फॉर यू, तो आप टास्क बी के लिए भी आप, हालांकि मे बी टास्क बी इंटरेस्टिंग हो लेकिन उसके लिए भी आपकी एनर्जी लेवल कम हो जाता है। तो इट मीन्स कि एनर्जी फ्लोज फ्रॉम वन टास्क टू अनदर टास्क। तो आपने इसलिए इंटरेस्टिंग टास्क को पहले करना है और देखना है कि आप उस इंटरेस्टिंग टास्क से एक रिजर्वायर ऑफ एनर्जी क्रिएट कर सकें, तो बेस्ड ऑन दैट आप जो है वो अपनी स्ट्रेस लेवल्स को कंट्रोल कर सकें। The next thing is बहुत important है जी, add when and where to your to do list. According to our research, जब आप when and where अपनी to do list में add करते हैं ना, तो आप अपने काम के करने के जो है वो चांसेस 99% इंक्रीज कर लेते हैं। समटाइम्स कुछ जगहों पे कहा गया है कि ट्वाइस और थ्राइस चांसेस बढ़ जाते हैं आपके उस टास्क को करने के लिए। ठीक है, व्हेन एंड वेयर का क्या मतलब है कि फर्ज करें आपने कॉल करनी है आपने किसी क्लाइंट को, तो आप डिसाइड कर लें जी कि आई विल कॉल आफ्टर द लंच। ठीक है, टुडे आफ्टर द लंच, और वेयर आई विल कॉल फ्रॉम माय डेस्क एट ऑफिस। तो आपने अपना व्हेन भी डिसाइड कर लिया जी कि राइट आफ्टर द लंच आई विल कॉल, एंड वेयर यू विल कॉल, आई विल कॉल फ्रॉम द डेस्क या आई विल कॉल व्हाइल सिटिंग इन द मीटिंग रूम। तो इससे आपका जो माइंड होगा ना, वो जब आपने अपनी इफ एंड देन जो है वो स्टेटमेंट वो अपने माइंड को बता दिया, तो जब भी लंच खत्म होगा, लंच के बाद इफ और देन व्हाट यू विल डू, इफ एंड देन आपने डिसाइड कर लिया। ठीक है, अब इफ एंड देन से क्या होगा जी कि जैसे ही आपके माइंड को वो एनवायरनमेंट, माइंड आपका स्कैन करता रहेगा इस एनवायरनमेंट को, और जैसे ही वो आपका जो स्टेटमेंट है वो कंडीशन है वो मीट होगी, साथ ही आपका माइंड आपसे वो काम करवा लेगा। ठीक है, इसलिए जब भी आप को बंदा कहता है यार अच्छा यार ये काम करते हैं या मिलते हैं या करते हैं, फौरन उससे आप कहें कि व्हेन एंड वेयर डिसाइड करो यार, इसका मीटिंग करनी है व्हेन एंड वेयर डिसाइड करो। ठीक है, मीटिंग होनी है, अच्छा कैलेंडर बताएं कहाँ पे करनी है, जूम पे करनी है, स्काइप पे करनी है, फिजिकली करनी है, कहाँ करनी है। ठीक है, व्हेन एंड वेयर डिसाइड कर लेंगे तो अब वो काम हो जाएगा। अगर आपने कोई एक भी चीज मिस कर दी तो चांसेस ये हैं कि शायद वो काम ना हो सके। द नेक्स्ट थिंग इज फोकस ऑन इम्प्रूविंग एंड नॉट परफेक्टिंग। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने जो है वो चीज़ों को परफेक्शन की नज़र से देख रहे होते हैं। ठीक है, और वो उसको
जो है वो बी गुड अप्रोच कहते हैं इसको, कि जनाब दे आर ऑलवेज यू नो थिंकिंग कि जी हम वी शुड लुक परफेक्ट, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। और उसमें वो लोग स्ट्रेस में चले जाते हैं जब थिंग्स आर नॉट गोइंग इन देयर डायरेक्शन, जिस तरह उन्होंने सोचा था वैसे नहीं हुई। लेकिन अगर आप इम्प्रूविंग माइंडसेट है कि जी गेट बेटर अप्रोच, कि भाई ठीक है मैं अभी इतना मैंने काम किया लेकिन नेक्स्ट टाइम आई विल डू इट मोर बेटर, या लास्ट टाइम जिस तरह मैंने ये काम किया था दिस टाइम आई हैव डन बेटर देन एज आई डिड इट प्रीवियसली। तो अगर आप इस माइंडसेट से सोचेंगे तो आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो ऑब्वियसली वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज अप्रिशिएट द प्रोग्रेस दैट यू हैव ऑलरेडी मेड। जैसे ही आपने जब आप कोई लेट्स से लॉन्ग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, साल का प्रोजेक्ट है या 6 मंथ्स का प्रोजेक्ट है जो आप कर रहे हैं, और दरमियान में जनाब जाके आप थक गए हैं कर करके चीज़ों को, या कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं जो कि आपको रोक रहे हैं आगे बढ़ने से, तो उस स्टेज पे यू कैन सिट एंड यू कैन टेक एन इन्वेंटरी ऑफ द टास्क जो कि आपने ऑलरेडी सिंस इंसेप्शन किए हैं, जो जो जहाँ जहाँ से स्मॉल विंस स्मॉल सक्सेसेस मिली हैं आपको, आप उनको फिगर आउट करें एंड देन आप उनको देखें कि अच्छा जी उस उनको लिस्ट डाउन करने से आपको मोटिवेशन मिलेगी कि यार ये चीज़ें तो मैं कर चुका हूँ, या ये डिफिकल्टीज आई थी विच आई हैव ऑलरेडी ओवरकम। तो अब फर्दर मैंने कौन कौन सी जो है वो नेक्स्ट स्टेप्स क्या लेने हैं टू गेट टूवर्ड्स द फाइनल लेवल, टूवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट। तो उससे आप क्या होगा कि आप एक तो अपनी एनर्जी रिप्लेनिश कर लेंगे, जो आपने ऑलरेडी टास्क किए वो आपके सामने आ गया, अपने अपने आप को मोटिवेट भी किया, बूस्ट भी किया, एंड देन आपने थोड़ा सा रेस्ट भी लिया उसमें, देन यू विल अगेन यू नो स्टार्ट योर जर्नी टूवर्ड्स योर एंड गोल। जब आप प्रोग्रेस माइंडसेट से सोचेंगे तो देन ऑब्वियसली आप जो है वो अपने स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी बेहतर कर सकते हैं। The last thing is know what motivates you. जो जो चीजें आपको मोटिवेट कर रही हैं ऑब्वियसली वो इंटरेस्टिंग होनी चाहिए आपके लिए, और किन चीजों से आप मोटिवेट होते हैं, किन आप उन फैक्टर्स को सामने रखें एंड डू देम मोर, ठीक है। ऑफिस एनवायरनमेंट में भी जिन टास्क को आप करने से ज्यादा मोटिवेट होते हैं वो टास्क आप ज्यादा करें, उससे भी आप जो है वो अच्छा फील करेंगे, एंड यू एंड आल्सो दैट विल आल्सो हेल्प यू इन यू नो रीबैलेंसिंग योर स्ट्रेस लेवल्स एट वर्क प्लेस। ये कुछ पॉइंट्स थे, कुछ स्ट्रेटजीज थी जो कि हम यूज कर सकते हैं whenever we are in stress zone, and we can move ourselves out of the stress zone towards the performance zone on the quadrant which I shared you earlier today. यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का तो आप लोग पूछ सकते हैं। सब अच्छा है जी? खलील? All clear, sir. ओके ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। ये किताब है जी द पावर ऑफ फुल एंगेजमेंट, ठीक है। इसमें आप देखें कि बड़ी अच्छी किताब है ये, एंड इट्स अ बेस्ट न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलिंग बुक है। इट वाज रिटन बाय जिम लोहर एंड टोनी श्वार्ट्ज। तो आई वुड रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू गो थ्रू दिस बुक, बिकॉज ये किताब जो है ना वो आपको पर्सनली एंगेज करने में हेल्प करेगी, और जो चैलेंजेस आप लाइफ में फेस कर रहे हैं, ठीक है, आपका जो फुल पोटेंशियल है उसको अनलीश करने में इट विल हेल्प यू आउट। ये इस किताब ने कुछ जो है वो हमें टिप्स बताई हैं, कुछ स्टडीज बताई हैं, कुछ मॉडल बताया है जो कि मैं आपसे यहाँ ब्रीफली शेयर करूंगा। एज पर दिस बुक एक ओल्ड पैराडाइम है जी कि यू हैव टू मैनेज टाइम, ठीक है, जो कि मैं जहाँ से मैंने स्टार्ट भी लिया आज के, नाउ यू डोंट हैव टू मैनेज टाइम, यू हैव टू मैनेज योर एनर्जी। नया पैराडाइम ये है कि आपने अपनी एनर्जी मैनेज करनी है, एनर्जी मैनेज करेंगे टाइम ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगा, ठीक है जी। देन दिस है जी के अवॉइड स्ट्रेस। प्रैक्टिकली लाइफ में यू हैव टू सीक स्ट्रेस, लेकिन इन पॉजिटिव डायरेक्शन। सीक स्ट्रेस फॉर डूइंग वैल्यूएबल टास्क
जो आपकी वैल्यूज आपके गोल्स के साथ अलाइन कर रहे हैं, देन ऑब्वियसली आप उसके साथ जो है वो उसको आगे लेके चल सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। देन दे सेड कि लाइफ इज अ मैराथन, आपकी लाइफ जो है वो दैट इज अ जर्नी एंड इट्स अ मैराथन। ये ओल्ड पैराडाइम है, ठीक है जी। लेकिन लाइफ इज अ सीरीज ऑफ स्प्रिंट्स, ये नया नया कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यू हैव टू डिसाइड स्मॉल गोल्स, स्मॉल विंस डाउन द डाउन योर जर्नी। ये नहीं कि एक लॉन्ग गोल बना लिया बस आराम आराम से उसको ही अचीव कर रहे हैं, नो। आपने इसको थिंक इट लाइक अ स्प्रिंट, लेकिन स्मॉल सीरीज ऑफ स्प्रिंट्स है, जिसमें आप फिर अपने छोटे छोटे गोल्स, छोटे छोटे माइलस्टोन्स डाउन द रोड आप अचीव करते रहेंगे। देन कहा जाता है कि डाउन टाइम इज अ वेस्ट टाइम। बेसिकली डाउन टाइम इज अ प्रोडक्टिव टाइम, क्योंकि डाउन टाइम में आप अपनी एनर्जी को रिन्यू कर रहे हैं, आप अपने आप को रिप्लेनिश कर रहे हैं एनर्जी से। लाइकवाइज रिवॉर्ड फ्यूल परफॉर्मेंस एंड नया पैराडाइम क्या है जी कि पर्पस फ्यूल्स परफॉर्मेंस। आपका जो पर्पस है लाइफ का, उससे आपको आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है, रादर देन कि जस्ट सिंपल रिवॉर्ड से। रिवॉर्ड आपको मिल गया 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, हफ्ते बाद आप भूल जाएंगे, देन आपकी जो है वो परफॉर्मेंस को उस पर इम्पैक्ट नहीं आ रहा होगा। लेकिन पर्पस जो होता है वो लॉन्ग लाइफ होता है। सिमिलरली आपने जो है वो सेल्फ डिसिप्लिन जो होता है आपका, दैट इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन इज नाउ एन ओल्ड पैराडाइम। नया पैराडाइम क्या है जी कि आप अपने रिचुअल्स बनाए, रूटीन्स बनाए। जस्ट लाइक मैंने आपसे बाराक ओबामा की रिचुअल शेयर की, तो उसने क्या किया जी कि वो अपने कपड़े जो है वो पहले से डिसाइड कर लिया जी कि मैं सिर्फ 2 रंग के कपड़े पहनूंगा बस, ताकि मुझे ज्यादा पिक एंड चूज ना करना पड़े। उसने एक रिचुअल बनाई है और रिचुअल की बेस पे वो अपने आप को लेके चल रहा है आगे। देन वी हैव पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। हिस्टोरिकली जी कि पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव थिंकिंग करें। लेकिन न्यू पैराडाइम इज द पावर ऑफ फुल एंगेजमेंट। अब जब फुल एंगेजमेंट आ जाएगी, उसमें आपकी पॉजिटिविटी, आपकी एनर्जी, आपका थिंकिंग, हर चीज उसमें, मेंटल एनर्जी में थिंकिंग आ रही है आपकी, आपकी जनाब फिजिकल एनर्जी में आपकी बॉडी है, ठीक है, एंड देन आपके पास स्पिरिचुअल एनर्जी है। तो ये जो चारों जो आपके डायमेंशंस हैं, एलिमेंट्स हैं, ये चारों मिलके आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, एंड देन यू आर फुली एंगेज्ड फ्रॉम ऑल पर्सपेक्टिव्स। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप सब इस किताब को पढ़ें और शेयर भी करें अपने पर्सपेक्टिव इफ यू वांट विद द अदर गाइस इन द, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें अपना पर्सपेक्टिव शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी आपकी लर्निंग से लर्न कर सकें। इसी तरीके से जी जिम लोहर ने अपनी इस किताब में कहा है जी कि एनर्जी नॉट टाइम इज द फंडामेंटल करेंसी ऑफ हाई परफॉर्मेंस। ठीक है जी, अब आपकी जो एनर्जी है दैट इज द मेन थिंग जिसपे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। टाइम टाइम इज सेकेंडरी, एनर्जी बहुत जरूरी है। अगर टाइम आपके पास है, टाइम तो सबके पास उतना ही है, ठीक है, कुछ 24 आवर्स सबके पास फिक्स है, लेकिन उस 24 आवर्स में कुछ लोग ज्यादा प्रोडक्टिविटी ले रहे हैं, कुछ लोग कम ले रहे हैं, कुछ के पास एनर्जी ज्यादा थी, कुछ के पास एनर्जी कम थी। तो टाइम इज फिक्स्ड विद इन 24 आवर्स, लेकिन एनर्जी कितनी है किसी काम को करने में, कितना आप कनेक्टेड है उसके साथ, कितना स्पिरिचुअली एंगेज्ड है, कितना आप फिजिकली एंगेज्ड है, कितना आप जो है वो स्पिरिचुअली एंगेज्ड है, मेंटली एंगेज्ड है। ये सब डायमेंशंस जो मिलके जो है वो आपकी जो है वो एनर्जी की डायमेंशंस बनाते हैं और आपकी परफॉर्मेंस को बूस्ट करते हैं। मैं थोड़ा सा इसको फास्ट फॉरवर्ड करूंगा। ये एक एक्टिविटी है आपके लिए, जिम लोहर ने कही है। ही सेड कि यार राइट डाउन अ न्यू स्टोरी ऑफ हाउ यू वांट टू बी and review it once a day and tell it to other people when you have the chance, and that story will become your reality. So आप अपनी अगली प्रमोशन के बारे में ये काम कर सकते हैं कि आप अपने अगले रोल के बारे में कर सकते हैं कि लेट्स से कि इफ यू वांट टू बिकम एन असिस्टेंट मैनेजर इन योर नेक्स्ट रोल, तो आप असिस्टेंट मैनेजर के तौर पे क्या क्या काम करेंगे, आपका दिन कैसा गुजरेगा, ठीक है। अब वो अपने पास लिख लें, हाउ यू वुड बी like when you would be an assistant manager, और उस स्टोरी को रिव्यू करें, आप बताएं, लोगों से भी बात करें कि यार एक असिस्टेंट मैनेजर ये काम करता है, उसको उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं भी अपने आप को मोटिवेट करूँ और अपने नेक्स्ट रोल को मैं ये देख रहा हूँ। तो अ डे विल कम वेरी सून जब आप
आपकी वो जो स्टोरी है दैट विल बिकम अ रियलिटी। आप सबने जो है वो अपने नेक्स्ट सेशन से पहले एक स्टोरी लिखनी है अपने नेक्स्ट रोल के बारे में, ठीक है। एंड देन आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप हमसे शेयर करें उसको। जैसे मैंने कहा इसमें कि यू हैव टू टेल इट टू अदर पीपल, तो आपने इस जो है वो नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन में अपनी जो है वो स्टोरी हमसे शेयर करनी है, हाउ यू वांट टू बी एंड एंड what is the story that what you have written and what you want to become. Okay. ओके सर, इंशाल्लाह। Good. नेक्स्ट है जी हाउ टू ऑर्गेनाइज योर सेल्फ एट वर्क। अब हम सेकंड डायमेंशन की तरफ आ गए हैं, हाउ टू ऑर्गेनाइज योर सेल्फ। ठीक है, हमने अपनी एनर्जी डायमेंशन कवर की, अब हम ऑर्गेनाइजेशन की तरफ चलते हैं। इसमें मेरा ज्यादा फोकस होगा वो प्रायोरिटाइजेशन पे होगा, हाउ टू प्रायोरिटाइज योर वर्क। ठीक है, हम अक्सर चीजों को प्रायोरिटाइज ठीक नहीं कर पाते, हम अपने अपनी जो एनर्जी है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन सही कामों पे नहीं कर पा रहे होते। जब हम सही कामों पे उसकी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पा रहे तो हमारे लिए चैलेंज हो जाता है, हम रिक्वायर्ड लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी नहीं ले पा रहे होते काम से। एक छोटी सी वीडियो है जो मैं आपसे शेयर करूंगा 2 मिनट की, आप काइंडली इसको देखें, देन हम आगे चलते हैं। Okay. So this was the video about Eisenhower matrix, right? इस मैट्रिक्स में हम यही बात करते हैं जी कि देयर आर 4 डायमेंशंस, राइट। ये 4 डायमेंशंस हैं जिसमें हमने काम करना है, देखना है। ठीक है, सबसे पहले आपके पास इम्पोर्टेंट एंड नॉट इम्पोर्टेंट एरिया है, देन अर्जेंट एंड नॉट अर्जेंट एरिया है। तो हम मोस्टली जो है वो हमारा टाइम कहाँ गुजरता है, what is the perspective about the participants?
जी उमर, आप बताएं, आपका टाइम अक्सर कौन के क्वाड्रेंट्स में गुजर रहा होता है? इम्पोर्टेंट साथ दो तरह के टास्क होते हैं डेली रूटीन में मेरे। एक वो जो अर्जेंट और इम्पोर्टेंट होते हैं, और दूसरे वो जो इम्पोर्टेंट भी होते हैं लेकिन अर्जेंट नहीं होते। ठीक है, ठीक है। तो where you spend most of your time? If we say out of 100%, so how much मेरा time? ख्याल है 40% जो है वो गुजरता है नॉन अर्जेंट में और इम्पोर्टेंट में, बाकी 60% अर्जेंट और इम्पोर्टेंट Okay, आई good. थिंक। तो बिल्कुल ठीक है। तो ये इट्स नेचुरल, क्वाइट नेचुरल। हमारा जब हम इसको कंट्रोल नहीं कर रहे होते कॉन्शियसली, तो हमारा टाइम यूं ही गुजरता है। हम मोस्टली टाइम अपना अर्जेंट चीज़ों पे गुजार रहे होते हैं, बिकॉज अर्जेंट चीज़ें जो है वो फौरन करनी है, राइट? तो हम क्या करेंगे कि हम नॉन अर्जेंट की बजाय अर्जेंट पे फोकस ज़्यादा करते हैं, बिकॉज वी नो कि आज की डेडलाइन है, आज बॉस ने कहा है डिलीवर करना है तो करना है। तो दैट्स वाई हम अर्जेंट चीज़ों पे भी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। लेकिन समटाइम्स हम नॉन इम्पॉर्टेंट अर्जेंट चीज़ों पे भी टाइम स्पेंड करते हैं, ठीक है? और वो और उसकी वजह से ये वो चीज़ें हैं जो कि प्रोडक्टिव नहीं होती हमारे लिए, लेकिन हम इन पे टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। हमें चाहिए कि हम इनको डेलीगेट कर दें किसी जूनियर को, किसी इंटर्न को, ताकि हम अपना काम अपना टाइम जो है वो फर्स्ट 2 क्वाड्रेंट्स में स्पेंड कर सकें, ठीक है? और मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमें जो ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है दैट शुड बी ऑन क्वाड्रेंट 2, जहाँ पे हम अपने इम्पोर्टेंट टास्क को और टाइम जो कि टाइम सेंसिटिव नहीं है उनको हम कर सकें, ठीक है? और ये वो टास्क होंगे जिनको आप अपने केयरफुली प्लान करके अपने गोल्स के साथ, अपने मिशन के साथ, अपने जो आपके जॉब के ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है? ऑब्जेक्टिव सेटिंग एक्सरसाइज में जो आए थे, उनके साथ इसको अलाइन कर सकते हैं, ठीक है? जो जो कल को आपका अप्रेज़ल होना है, अप्रेज़ल में भी आपके वही पॉइंट्स डिस्कस किए जाएँगे, तो आप उन पॉइंट्स के साथ जो है वो उनको अलाइन कर सकते हैं, ठीक है जी? आपका ज़्यादा टाइम जो है वो क्वाड्रेंट 2 में जाना चाहिए और कम टाइम क्वाड्रेंट 1 में होना चाहिए। और कोशिश करें कि जो क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4 है, इनको आप मिनिमाइज़ करें। इस पे बिल्कुल टाइम स्पेंड ना करें। और जब भी कोई यहाँ तो क्वाड्रेंट 4 में तो बिल्कुल ही अवॉइड करें, एंड क्वाड्रेंट 3 वाले को ट्राई टू डेलीगेट इट to someone else who is junior, or someone else within your team, क्योंकि जिसके पास फ्री, आपको लगता है फ्री टाइम है या जो अभी नहीं कर जिसके पास है वो काम, तो वो उसको आप उसको डेलीगेट कर सकते हैं। ये थोड़ा सा उसको फर्दर एलेबोरेट करते हैं हम कि अर्जेंसी और इम्पोर्टेंट इसी इसी क्वाड्रेंट को मैं एक्सप्लेन करूंगा। इसमें क्या होता है जी कि जैसे डेलीगेट का मैंने बता दिया आपको, ठीक है? ये टास्क जैसे सोशल मीडिया पे हम काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया देख रहे हैं, ठीक है? या फिर कोई टास्क है जो विच अवॉइड नो वैल्यू टू आवर लाइफ, ठीक है? इन एरियाज को हम जो है वो डेलीगेट कर सकते हैं या एलिमिनेट कर सकते हैं। और जैसे जो ऐसी ऐसे हमारे ईमेल्स हैं जो कि ड्यू हो चुकी हैं, ओवरड्यू हो चुकी हैं, उन पे हमें अभी काम करना है, ठीक है? उनको हम अभी कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म गोल्स हैं हमारे, लर्निंग न्यू स्किल्स हैं, उसको हम यहाँ पे कवर कर सकते हैं, ठीक है? जो स्केड्यूल वाला एरिया है, ये जैसे मैंने बताया कि इस क्वाड्रेंट 2 में आपने मैक्सिमम टाइम स्पेंड करना है, राइट? तो इसमें आपकी जो भी फ्यूचर में क्राइसिस आ सकता है, कोई डेडलाइन आ सकती है, उस महीने बाद एक डेडलाइन है, उसके लिए आप अभी प्लान कर लें कि वो काम आप कब कब कंप्लीट करेंगे, रिव्यू कब करेंगे उसको, किस तरीके से करेंगे, ठीक है ना? अभी से आप स्केजुलाइजिंग कर लें उसकी, स्केजुलिंग करेंगे तो स्केजुलिंग के साथ आपका जो है स्ट्रेस लेवल कम होगा, आप अपनी प्रायोरिटाइज कर सकेंगे चीज़ों को, और जिस चीज़ पर टाइम स्पेंड करना है वाकई दे क्वालिफाई योर अटेंशन एंड एनर्जी, तो उस पर आप टाइम स्पेंड करेंगे। और उसको जिसको आपने डेलीगेट करना है, आप इंटेंशनली उसको डेलीगेट भी कर पाएंगे। लेकिन अगर आप हर वक्त अर्जेंट जोन में ही टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो आपको डेलीगेट करने का भी टाइम नहीं होगा, बिकॉज यू नो कि अगर मैं डेलीगेट करता हूँ
तो मेरे पास शायद मैं क्वालिटी डिलीवर ना कर सकूं। तो शायद ये भी हो सकता है कि मैं जिसको डेलीगेट करूं वो लेट कर दे और वो जो मेरी डेडलाइन है वो मीट ना हो। तो अगर आपने डेलीगेट भी करना है तो आप जब स्केड्यूल करेंगे तो स्केड्यूल में आपकी डेलीगेशन जो है वो स्ट्रांग हो जाएगी। इसी को हम फर्दर देखते हैं। जो आपका जो टाइम क्वाड्रेंट है, इसमें इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट वाला जो है वो बंदा जो जो अपना टाइम यहाँ स्पेंड करता है ना, मोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ स्पेंड कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वो बंदा प्रोक्रास्टिनेटर है। बेसिकली वो चीज़ों को डिले करने वाला है, हमेशा इंपॉर्टेंट चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता वो डिले कर रहा है, ठीक है। लेकिन जो बंदा स्केड्यूलिंग कर रहा है, दैट ही इज अ प्रायोरिटाइजर, ही और शी इज अ प्रायोरिटाइजर, वो चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर रहा है, गोल सेटिंग कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे वो रिलेशनशिप सेटअप कर रहा है अपने फ्यूचर उस प्रमोशन के लिए, गोल्स के लिए, ठीक है। तो जो बंदा प्रायोरिटाइज करके चल रहा है, ही वुड बी द पर्सन जो के अपनी प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमम लेवल तक मैनेज कर सकता है, ठीक है जी। और जो बंदा अर्जेंट टास्क को ले लेकिन नॉट नॉट इम्पोर्टेंट टास्क है उसके लिए, उसके उसके अपने गोल्स के साथ अलाइन नहीं हो रहा, ठीक है, इंटरप्शंस हैं, दूसरे लोगों की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता जा रहा है हर वक्त, तो वो बंदा जो है वो दैट इज अ यस मैन। बेसिकली वो ये नहीं देख रहा कि भाई मैंने इस काम को ना बोलनी है या मैंने इस काम को नहीं करना, वो हमेशा हर काम को एक्सेप्ट करता जा रहा है, तो दैट इज अ यस मैन, ठीक है। देन द पर्सन हु इज स्पेंडिंग टाइम इन नॉट इम्पोर्टेंट नॉट अर्जेंट क्वाड्रेंट, वो बंदा स्लैकर है, ही दैट पर्सन इज मेकिंग टू मच टाइम फॉर टीवी एंड, ठीक है जी, टाइम वेस्टर्स एक्टिविटीज में जा रहा है जनाब, एक्सेसिव कंप्यूटर गेम्स खेल रहा है, सब वो चीजें हैं जहाँ के फेसबुक बहुत ज्यादा यूज, टेक्सटिंग हो रही है जनाब, ठीक है। तो वो लोग अपना टाइम इस क्वाड्रेंट में स्पेंड कर रहे हैं। थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव से मैंने आपसे शेयर किया। तो सिमिलरली अब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि आपने जो है वो इसको हम फर्दर देख लेते हैं कि देखें आपने नॉट इम्पोर्टेंट नॉट अर्जेंट टास्क को अवॉइड करना है, ठीक है, अगेन, ठीक है जी। नॉट इम्पोर्टेंट बट अर्जेंट टास्क इनको मैनेज करना है, मैनेज दी टास्क बाय कटिंग देम शॉर्ट एंड रिजेक्टिंग रिक्वेस्ट एंड अवॉइडिंग देम व्हाइल डूइंग इम्पोर्टेंट टास्क। आपने यू आल्सो हैव टू लर्न टू से नो, ठीक है। हर काम को यस करना ठीक नहीं होता, आपने उन टास्क को परफॉर्म करना है विच आर अलाइनिंग योर गोल्स, विच आर अलाइनिंग योर ओवरऑल जो आपके पास कह लें कि ऑब्जेक्टिव सेटिंग है आपकी, उसके साथ अलाइन हो रहे हैं। अगर नहीं अलाइन हो रहे तो ऑब्जेक्टिव्स में ऐड करें उसको, करवाएं उसको, ताकि आपको उसका कल को क्रेडिट भी मिल सके। ये ना हो कि कोई और ऑब्जेक्टिव्स किसी और बंदे के हैं, काम आप करते जा रहे हैं, उसका क्रेडिट कोई और लेके जा रहा है, ऐसे भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। And then important and urgent tasks do these tasks now, and you must meet your important commitments and deal with critical issues as they arise। यहाँ पे आपकी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए। एंड यहाँ पे important and not urgent task है, तो plan to do these tasks next, these are the critical to goal setting and ultimate success। because जैसे जैसे वक्त करीब आएगा, आपका जो नॉट अर्जेंट टास्क है वो अर्जेंट बन जाएंगे, वो इस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे अगर आप इनको डिले करेंगे, ठीक है जी। तो ये एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव था सोचने का। अब अपने टास्क को इस जो भी काम आपको मिलता है, आप उस काम को इस क्वाड्रेंट के हवाले से सोचें कि ये किस क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा है। सबसे पहले पूछें अपने आप से, पूछें कि काम इंपॉर्टेंट है या नहीं इंपॉर्टेंट। फिर दूसरे से दूसरा पूछें ये काम अर्जेंट है या नहीं अर्जेंट है। तो जिस हिसाब से ये काम उस काम की एक्टिविटी, उस टास्क की एक्टिविटी बनती है, उसकी एट्रीब्यूट्स बनते हैं, आपने उसको रिस्पेक्टिव क्वाड्रेंट में प्लेस कर देना है। एंड देन अकॉर्डिंगली यू हैव टू डिसाइड, जो डिसीजन मेकिंग मैंने आपको यहाँ पे क्राइटेरिया बता दिया है, बेस्ड ऑन दैट आपने फैसला करना है कि मुझे ये काम करना है या नहीं करना, या करना है अगर तो किस वक्त करना है। ओके, अब मैं थोड़ा सा और डायमेंशन आपसे शेयर करता हूँ कि कोई भी आप काम करते हैं ना, उसकी जो है वो एक और मैट्रिक्स है। 4 तरह के काम होते हैं हमारे पास। प्रोडक्टिव टास्क है, नॉन प्रोडक्टिव टास्क है, अट्रैक्टिव टास्क है, नॉन अट्रैक्टिव टास्क है, ठीक है जी। जो प्रोडक्टिव टास्क होता है लेकिन नॉट अट्रैक्टिव है, दैट इज अ नेसेसरी एक्टिविटी, बिकॉज आप क्योंकि वो आपकी प्रोडक्टिविटी में ऐड कर रहा है, ठीक है। आपने मीटिंग्स के लिए तैयारी करनी है, आपने पर्सनल फाइनेंसिस को मैनेज करना है,
ठीक है, ये प्रोडक्टिव टास्क है आपके लिए, कुछ भी हो सकता है लेकिन वो आपको डिसाइड करना है कि वेदर इट इज प्रोडक्टिव और नॉट। लेकिन अगर प्रोडक्टिव टास्क है लेकिन नॉट अट्रैक्टिव है, यू हैव टू डू इट। ठीक है, अगर प्रोडक्टिव टास्क है लेकिन अट्रैक्टिव है, देन दिस इज अ गोल्डन डक, ये आपके लिए मीनिंगफुल एक्टिविटी है। जस्ट लाइक रीडिंग बुक्स, एक्सरसाइजिंग, जर्नलाइजिंग, कुछ भी हो सकता है यहाँ। आप ये हर एक पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। तो आपने यहाँ कोशिश करनी है कि आपने जो पहले 2 क्वाड्रेंट है यहाँ पे टाइम स्पेंड करना है। आपने देखना है कोई भी काम आ रहा है, आपने उसकी एट्रीब्यूट देखनी है कि ये काम प्रोडक्टिव है या नॉन प्रोडक्टिव है। ठीक है, सबसे पहले। और अगर नॉन प्रोडक्टिव है तो आपने वो एक अननेसेसरी एक्टिविटी है, उससे बचना है। ठीक है, और अगर नॉन प्रोडक्टिव टास्क है लेकिन अट्रैक्टिव है, इसका मतलब है कि वो एक डिस्ट्रैक्टिंग एक्टिविटी है, वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, उससे अट्रैक्ट तो बहुत ज्यादा कर रही है आपको, लेकिन वो प्रोडक्टिव नहीं है। ठीक है जी, तो ये भी एक एंगल है आपके अपने टास्क को देखने के लिए, अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए। तो आप जब भी कोई टास्क आपको मिले, आप उस टास्क को इस क्वाड्रेंट में रख के एंड देन देखेंगे वो किस क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा है, एंड देन यू कैन डिसाइड अकॉर्डिंगली। एक और जनाब हमारे पास एक्शन मैट्रिक्स है कि आपके पास जो भी काम आपको मिल रहा है, वो आपने देखना है जी कि उस पे एफर्ट कितनी लगेगी और उसका इम्पैक्ट कितना है। कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि लो एफर्ट होते हैं लेकिन उनका इम्पैक्ट हाई होता है, तो आपको सबसे पहले वो काम करने चाहिए, क्विक विन चाहिए। ठीक है, छोटा काम करने से ज्यादा आउटपुट मिल जाएगी, उस काम को पहले करें, प्रायोरिटाइज करें उसको। ठीक है, और देन आपके पास ऐसे टास्क हैं जो कि मेजर प्रोजेक्ट्स हैं और उनका हाई इम्पैक्ट है, ऑब्वियसली वो आपको करने ही करने हैं। ठीक है, देन कुछ ऐसे टास्क होते हैं, ये एक ट्रैप है जिसमें हम लो एफर्ट है, लो इम्पैक्ट है, तो वो तो हम मोस्टली कर रहे हैं या फिलर्स हैं, वो हम कर ही रहे हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है कि आपको हाई एफर्ट करनी पड़ रही है लेकिन इम्पैक्ट बहुत लो है, तो आपको बेसिकली वो थैंकलेस टास्क बन होते हैं बेसिकली, क्योंकि वो मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ रही है आपको, उनका इम्पैक्ट ज्यादा नहीं है। ठीक है, उनकी वैल्यू ज्यादा नहीं है उन टास्क में, तो वो बेसिकली आपका टाइम वेस्ट करा रहे होंगे। ऐसे काम को आप कोशिश करें डेलीगेट कर दें, अगर आप डेलीगेट कर सकते हैं तो। या या आप अपनी ऐसी स्ट्रेटेजी लगाएं कि वो काम आप रीशफल करा लें अपने बॉस से। ठीक है, तो ये जब भी कोई टास्क मिले आपको, तो आप अपने टास्क को इन क्वाड्रेंट के हवाले से भी मेजर कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो इससे आप अपनी प्रोडक्टिविटी और अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये आज ही मैंने एक ट्वीट देखा सुबह, स्टीफन आर कोवे, ठीक है, जो 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल का जो ऑथर है। ठीक है, ही इज ऑथर ऑफ 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, इट इज इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक। और इसमें इस बंदे ने बड़ी अच्छी बात शेयर की, तो आई थॉट के, एंड दैट वाज रिलेटेड टू प्रोडक्टिविटी। तो और आज की सुबह ट्वीट में मैंने इनकी चीज पढ़ी, तो आई थॉट कि आई शुड शेयर विद यू। So in order to be truly productive, we need to gain the habit of being conscious and intentional about everything we do. हमें जो भी काम कर रहे हैं हमें इंटेंशनली कॉन्शियसली करना है। अगर प्रोडक्टिविटी भी करनी है तो किसी काम को प्रायोरिटाइज करना है, इंटेंशनली करना है। हाई इम्पैक्ट लो इम्पैक्ट टास्क देखना है, इंटेंशनली करना है। ठीक है, इन टूडेज वर्ल्ड वी कांट जस्ट गो ऑन आई हैव अ बिजी लाइफ, ऑटो पायलट मोड पे आप नहीं जा सकते एंड एक्सपेक्ट टू एंड अप वेयर यू वी वांट टू बी। आप चाह भी रहे हैं कि जी मेरे सारे गोल्स हैं वो अचीव हो जाए। ठीक है, और जो मैंने सोचा हुआ है पर्सनली या प्रोफेशनली वो मैं अचीव कर लूं, तो ऑटोमेटिकली कभी भी नहीं होगा। तो यू हैव टू कॉन्शियसली एंड इंटेंशनली डिसाइड कि क्या करना है क्या नहीं करना, कौन सा टास्क किस क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा है, अदर आई हैव टू स्पेंड टाइम ऑन दैट और नॉट। जब आप इन क्वाड्रेंट्स को, इन टूल्स को यूज करना शुरू करेंगे, अपनी प्रायोरिटाइजेशन बेहतर करेंगे, तो अपने आप को ऑर्गेनाइज बेहतर तरीके से करेंगे, अपनी एनर्जी को मैनेज करना शुरू करेंगे, तो ऑब्वियसली आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो दैट विल बूस्ट अ लॉट। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। और कोई क्वेश्चन है, नॉट्स द क्यूएनए सेशन, तो कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी खलील, कोई क्वेश्चन? जी उमर। मैंने कहा साहब क्वेश्चन कोई नहीं है, लेकिन आज का जो है सेशन ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव था, लाइक प्रायोरिटाइज करने के हवाले से अपने टास्क को, और लाइक वही जो है रूल
कि लेस एफर्ट के साथ ज़्यादा गेन करना, ये सीरियसली उसके हवाले से बहुत ज़्यादा इफेक्टिव था। जी बिल्कुल, आप देखें ये जो मैंने आपको 2-3 टूल्स बताए हैं ना, जो आपके पास मैं दिखाता हूँ। एक ये मैट्रिक्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो भी काम आए, ठीक है? बेशक इन मैट्रिसेस को प्रिंट करके अपने सामने लगा लें अपने अपने टेबल पे, ठीक है? और आप देखें कि जी कौन-कौन जो कोई भी काम आए फ़ौरन उसको उस क्वाड्रेंट में प्लेस करके देखें माइंड में ही कि ये किससे रिलेट कर रहा है। देन आपकी ये प्रोडक्टिविटी और अट्रैक्टिवनेस मैट्रिक्स है, इसमें देखें फ़ौरन कि ये किधर फ़ॉल कर रहा है। देन आपकी जो ये मैट्रिक्स है, ठीक है, आइजनहोवर मैट्रिक्स है, ठीक है, इसमें आप फॉल करके देखें ये कहाँ फॉल कर रहा है। तो इन तीनों मैट्रिसेस की बेस पे आप इजीली डिसाइड कर सकते हैं उस काम के हवाले से कि जी मैंने इस काम को करना है या नहीं करना, करना है तो किस किस वक्त करना है, अभी करना है, बाद में करना है, डेलीगेट करना है। तो अकॉर्डिंगली आप फिर जब इन चीज़ों के बारे में ऐसे सोचना शुरू करेंगे तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बड़ा बेहतर कर सकते हैं। इंशाल्लाह। Okay जी, thank you everyone for your time. Now it's time to close the session and बाकी भी इंशाल्लाह हम next week मिलेंगे आपसे and stay tuned and stay connected and अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।